तो बच्चों इस टॉपिक को सुपरपोजिशन और वेव्स को बढ़ाते हैं आगे, और हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेशनरी वेव्स के बारे में यहाँ पे पढ़ रखा है, और इसी स्टेशनरी वेव के टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे अब हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स के बारे में। देखो हम लोग इसके अंदर एक और टॉपिक है फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। मैंने आपसे कहा था कि ऑसिलेशन मैंने उसको बड़े डिटेल में लिया था। ऑसिलेशन का जो लास्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन पढ़ा था, तो उसके बारे में सारा डिटेल हम लोगों ने वहीं पे दिया था। वही चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लेना, और अगर कोई दिक्कत हो तो ऑसिलेशन का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो आप उसका वीडियो देख सकते हो। हालांकि अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आपको चीज़ें वैसे समझ में आ जाएंगी। तो मैं सीधा अगले टॉपिक पे चलता हूँ, जो है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। देखो ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये दो टर्म्स हम लोग कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज़ करते हैं। कुछ फ्रीक्वेंसीज को हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज को ओवरटोन्स बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं ये हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोनिक्स की। तो देखो कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम अगर सपोज करो ऑसिलेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो वो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा, ठीक है। मान लो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, अगर वो ऑसिलेट हो रहा है तो वो उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, जिस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी जिससे वो वाइब्रेट कर सकता है, उससे छोटी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। वो कैसे होगा ये हम देखेंगे, फिलहाल अभी समझो। तो वो जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मान लेते हैं कि वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी n है। इस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, किसी भी वाइब्रेशन का जो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी होता है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसे कहा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब अगर सपोज करो मैं इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सारे इंटीग्रल मल्टीपल ले लो, मतलब n, उसके बाद 2n, फिर 3n, फिर 4n, 5n एंड सो ऑन, तो ये सारे के सारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये आपके हार्मोनिक्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो किसी का सबसे फंडामेंटल या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 5 हो गया, तो 2n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हर्ट्स, देन 15 हर्ट्स, देन 4n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 4 से 20 हर्ट्स। ये सारे क्या हो गए n के इंटीग्रल मल्टीपल्स हो गए, मतलब मल्टीपल्स हो गए n के, ठीक है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक्स बोलेंगे। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स है उसको हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं। अब जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन में हो सकता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से तो बॉडी आपका वाइब्रेट करेगा ही, पर इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कुछ फ्रीक्वेंसी से बॉडी वाइब्रेट ना कर पाए। मतलब सारे हार्मोनिक से बॉडी वाइब्रेट करेगा इस बात की गारंटी नहीं है। और कई सारे केसेस में क्या होता है, ये सारे के सारे हार्मोनिक्स वाइब्रेशंस में प्रेजेंट नहीं होते, या फिर आपका बॉडी सारे हार्मोनिक्स से या इन सारे फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर पाता। जिन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर पाता है, इन्हीं में से जिन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर पाता है उसको हम लोग ओवरटोन्स बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल समझेंगे। इसे अभी आप इतना ही समझ लो कि हार्मोनिक्स मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन का, और उसके जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल हैं सब मिला के आपके हार्मोनिक्स में आते हैं। अब आपका बॉडी जरूरी नहीं है कि सारे फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे, जिन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर पाता है उसे हम लोग ओवरटोन्स बोल देते हैं। तो ये तो हो गए भाई आपके हार्मोनिक्स। और हाँ, इसमें नाम ऐसे ही देंगे हम लोग कि आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है इसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोल दिया जाता है। सो दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। इसको हम लोग सेकेंड हार्मोनिक बोल देंगे, 2n सेकेंड हार्मोनिक, 3n थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो n अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो 2n सेकेंड हार्मोनिक, 3n थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। इस तरीके से हार्मोनिक का हम लोग नामकरण करते हैं, नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं ओवरटोन्स की। ओवरटोन्स क्या होता है, तो ओवरटोन्स में फ्रीक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल frequencies other than fundamental frequency
which are actually present, which are actually present। टेक्स्ट बुक में देखो, अगर किसी और लैंग्वेज में देके रखा रहेगा डेफिनेशन को, तो आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही जाना, वहां पे डेफिनेशन चेक कर लेना। बाकी ये डेफिनेशन है, इसका मतलब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन वाइब्रेशंस, जो एक्चुअली में प्रेजेंट हो। तो मान लो जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि 5 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और आपका जो बॉडी है वो 10 हर्ट्ज से वाइब्रेट ही नहीं कर पा रहा है, सीधा 15 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहा है, उसके बाद सीधा 20 हर्ट्ज छोड़ के 25 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहा है। तो ये एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसीज जो प्रेजेंट है, अब बीच बीच के फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशन में प्रेजेंट है ही नहीं, उन फ्रीक्वेंसी से बॉडी वाइब्रेट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो सीधा 3n से वाइब्रेट कर रहा है, फिर 5n से वाइब्रेट कर रहा है, फिर 7n से वाइब्रेट कर रहा है। तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन में काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद जस्ट पहला वाला जो भी फ्रीक्वेंसी है, n के बाद पहला वाला फ्रीक्वेंसी जिससे वाइब्रेशन हो रहा है वो क्या है, 3n है। तो ये 3n हमारा फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा। जो एक्चुअली में प्रेजेंट है उन्हीं फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन में काउंट किया जाता है। और एक बात, ओवरटोन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को काउंट नहीं किया जाता, फर्स्ट ओवरटोन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ओवरटोन, और इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ओवरटोन, एंड सो ऑन। अगर सपोज करो प्रेजेंट फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट, अगर फ्रीक्वेंसीज कुछ ऐसे प्रेजेंट हो, फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट, ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे हार्मोनिक से वाइब्रेट किए जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट आर n, 2n, 3n, 4n, 5n एंड सो एन। अगर सपोज करो सारे हार्मोनिक से आपका बॉडी और सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, तो फिर से इसको आप छोड़ दो, तो अब तुम्हारा ये फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, मतलब जो प्रेजेंट है वही ओवरटोन होगा, और ये अब सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा, समझे। तो अगर मेरे फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है n, 2n, 3n, 4n, 5n, तो ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। अगर मान लो फ्रीक्वेंसीज n, 3n, 5n, 7n यही वाले प्रेजेंट है, इन्हीं फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हो रहा है, तो n को छोड़ के ये पहला फ्रीक्वेंसी है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका हार्मोनिक और ओवरटोन हुआ। इसी का एग्जाम्पल देखेंगे, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अब वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, इसमें दो हिस्सा है। सबसे पहले इसे बात करेंगे इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड। देखो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे एक पाइप लेते हैं, पाइप में एयर कॉलम के वाइब्रेशन को स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो एक पाइप का मतलब ट्यूब होगा, आपका ट्यूब पता है ना आपको, एक ट्यूब है मान लो, उस ट्यूब के अंदर एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा। कैसे वाइब्रेट करेगा, मान लो ये ट्यूब लिया मैंने, और इस ट्यूब में अगर मान लो एक ट्यूनिंग फोक यहाँ पे रखा, और ट्यूनिंग फोक यहाँ रखने के बाद क्या होगा, वाइब्रेशन, मतलब ट्यूनिंग फोक को क्या करना है, ऐसे वाइब्रेट करना है। ऐसे मान लो ट्यूनिंग फोक को यहाँ पे किसी रबर पैड पे या कहीं भी अगर ऐसे मारते हो तो वाइब्रेट करने लग जाता है। उस ट्यूनिंग फोक अगर यहाँ रखोगे तो इसके वाइब्रेशंस एयर में पास हो जाएंगे। वाइब्रेशंस पास होने का मतलब है साउंड वेव पास हो रहा है, और ये साउंड वेव या वाइब्रेशन बोल लो, ये साउंड वेव आपका यहाँ पे ट्रैवल करेगा, इसको हिट करेगा, और हिट करने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट होगा सॉरी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से हिट करेगा, हिट करने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब एक वेव इंसिडेंट वेव है और एक रिफ्लेक्टेड वेव है। तो हम लोग को पता है कि दो एग्जैक्टली सेम वेव अगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो सुपर इम्पोज होने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, स्टेशनरी वेव बनता है। हालांकि यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बनेगा, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव से हम लोग डील, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव ही बन रहा है, लेकिन जब हम लोग उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ट्रांसवर्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब लूप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। हालांकि जो लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव होता है, वो आपको लूप के फॉर्म में ना दिख के
आपको कुछ इस तरह के फॉर्म में दिखेगा, मतलब कॉम्प्रेशन रेरिफेक्शन जैसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे एक जगह ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, एक जगह कम पार्टिकल्स होंगे। नोड्स एंटी नोड्स इसमें भी होते हैं, लेकिन इसको मतलब इस तरीके से अगर इसको मैं पिक्चर में ड्रॉ करता हूँ तो इसको स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि ये जो स्टेशनरी वेव अंदर बनेगा वो दो लॉन्जिट्यूडनल वेव के सुपर इम्पोजिशन से बनता है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम उसको ट्रांसवर्स जैसा रिप्रेजेंट करेंगे ताकि स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर बनेगा स्टेशनरी वेव, क्योंकि एक वेव तुमने भेजा, उसके बाद दूसरा वेव रिफ्लेक्ट होगा, दोनों मिलकर स्टेशनरी वेव बना देंगे। और इसके अंदर स्टेशनरी वेव में एयर के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते जाएंगे। ठीक है, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव है, इसी की हमको स्टडी करनी है। अब देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ये आपका कितना एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि एक्चुअली में एयर कॉलम सिर्फ यहाँ से वाइब्रेट नहीं कर रहा है जहाँ तक आपका ट्यूब है, ट्यूब के थोड़े ऊपर से एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है ना। तो अगर मैं सपोज करूँ ट्यूब का लेंथ L मान के चलता हूँ, L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, तो जितना ट्यूब का लेंथ है उतना एयर कॉलम तो वाइब्रेट कर ही रहा है। उसके साथ साथ देखो थोड़ा सा और ऊपर से ट्यूनिंग फोक ऊपर पकड़ रखा है, थोड़ा और ऊपर से आपका ये पूरा एयर ये भी वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर मैं पूरे एयर कॉलम का लेंथ लूं जितना वाइब्रेट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये जो एंड वाला केस है, यहाँ पे इस एंड पे थोड़ा सा एयर कॉलम जो है वो ट्यूब से बाहर भी होता है जो वाइब्रेट कर रहा है। तो इस डिस्टेंस को जो ट्यूब से थोड़ा ऊपर है एयर कॉलम का, उससे हम लोग ई लिख लेते हैं, और इस ई को बोला जाता है एंड करेक्शन, क्योंकि एग्जैक्टली आपका जो एयर कॉलम है वो ट्यूब तक खत्म नहीं होता जो कि वाइब्रेट कर रहा है, ट्यूब से थोड़ा ऊपर भी एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। जितना ऊपर हल्का सा ऊपर रहता है वो ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, वो उससे हम एंड करेक्शन बोल देते हैं। और इस ई का वैल्यू हम 0.3d अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू जो है वो निकाला गया है 0.3 इंटू डी, जहाँ डी जो है वो डायमीटर ऑफ ट्यूब है, डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो जो भी ट्यूब का डायमीटर होगा 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ई मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ई का ये वैल्यू होगा। तो अब अगर मैं सपोज करो एयर कॉलम का लेंथ निकालो जो पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा है, तो ये टोटल एयर कॉलम का लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, जितना एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है वो L होगा, दैट इज इक्वल टू L प्लस। अगर सपोज करो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखा हुआ है तो ई का वैल्यू आप 0 मान सकते हो, मतलब एंड करेक्शन को आप अवॉइड कर सकते हो और मान सकते हो कि जितना बड़ा आप ट्यूब का लेंथ है उतना ही बड़ा आपका एयर कॉलम का लेंथ है, अगर कुछ नहीं दिया है तो। नहीं तो अगर आपको डायमीटर का वैल्यू दिया है तो आप एंड करेक्शन निकालो पहले और ट्यूब के लेंथ में ऐड करो, तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा पूरा एयर कॉलम का जो कि इसके अंदर वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, बात समझ आई। अब मैं वाइब्रेशन की बात करते हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की अलग अलग फॉर्म में कैसे वाइब्रेट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दिखाया जाएगा, उसके बाद का हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, उसके बाद का हम लोग खुद ही गेस कर लेंगे। तो 3 मोड यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला मोड जो होगा फर्स्ट मोड, वो होगा आपका फंडामेंटल मोड। तो देखो फंडामेंटल मोड में आपका एयर कॉलम कैसे वाइब्रेट करता है। अब ये बना रहा है स्टेशनरी वेव, तो अगर मान लो स्टेशनरी वेव बना रहा है तो देखो इस केस में होगा क्या कि ये फिक्स होता है कि आपका जो दूसरा एंड है, जो क्लोज्ड एंड है, जो ट्यूब जहाँ से क्लोज्ड है, वो पार्ट तो आपका वाइब्रेट करेगा नहीं, फिक्स रहेगा। तो अगर ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपका हमेशा नोड बनेगा। याद करो नोड एंटी नोड, याद है ना स्टेशनरी वेव में, जो पॉइंट वाइब्रेट नहीं करता है उसे हम लोग नोड बोलते हैं, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है उसे हम लोग एंटी नोड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, और जो खुला हुआ एंड है, खुला हुआ एंड तो खुला है, उसमें तो वाइब्रेशन होगा ही होगा, तो जो खुला हुआ एंड है वहाँ पे एंटी नोड बनेगा। और हम लोग को पता है कि वाइब्रेशन थोड़ा ट्यूब से ऊपर जाता है तो एंटी नोड हम थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। तो याद रखना बाउंड्री कंडीशंस ये है, बाउंड्रीज पे क्या कंडीशंस है, हमेशा खुला हुआ एंड पे एंटी नोड बनेगा और जो एंड बंद है वहाँ पे हमेशा नोड बनेगा। अब बीच में कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स बनते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसीज के अंदर भेज रहे हो और किस फ्रीक्वेंसी का वेव जो है यहाँ पे स्टेशनरी वेव बना रहा है। तो फर्स्ट मोड जो है, जिसको हम लोग फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं, फर्स्ट मोड या फिर फंडामेंटल मोड,
ये आपकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बताएगा, फंडामेंटल मोड। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इसका मतलब जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा इसको हम लोग एन रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो यहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि आपका वेवलेंथ बहुत बड़ा हो। अब जैसे मान लो कि मुझे एक बात बताओ कि ये फ्रीक्वेंसी इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो इतने ही डिस्टेंस में इसने 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए। ये फटाफट ऑसिलेट हो रहा है, इसके पार्टिकल्स, और इसके पार्टिकल्स आराम से ऑसिलेट हो रहे हैं क्योंकि इतने डिस्टेंस में वो एक ही साइकिल कंप्लीट कर पाया। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे ज़्यादा है। तो आप देखोगे कि जो आपका जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो वेव जो है वो सिकुड़ा हुआ रहता है। जैसे अगर मैं सपोज करो एक और वेव बनाता हूँ तो आपको पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इसकी कम फ्रीक्वेंसी, इसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी। अगर सपोज करो मैं वेव ऐसे बना देता हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि एकदम स्ट्रेच्ड वेव है, समझ गए। तो जितना वेव आपका स्ट्रेच्ड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, जितना सिकुड़ा हुआ होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होगा, जितना अंदर सिकुड़ा हुआ फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर एक नोड है और एक एंटी नोड है यहाँ पे, तो हम बस एक नोड और एक एंटी नोड रह देते हैं, वेव को एकदम फैला के रख देते हैं। मतलब वेव जो आपका स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव कुछ ऐसा बनता है लूप के फॉर्म में, ऐसा ही होता है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपका नोड यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे एंटी नोड है, बस इतना हिस्सा ही लेते हैं हम लोग जो कि एयर कॉलम का वाइब्रेट कर रहा है, नोड एंटी नोड। तो नोड से आपका एंटी नोड पे जाएगा और ये आपका सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेट करेगा इस तरीके से। अब देखो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हम पहले ही देख चुके हैं, 2 नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2 और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/4। देखो ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, आप यही मान के चलो कि इसी तरीके का वेव, इतना सा वेव यहाँ पे बन रहा है, इसी को आप पलट के ऐसे सीधा कर दो तो नोड नीचे एंटी नोड ऊपर और ये आपका बीच का वेव बन जाएगा, स्टेशनरी वेव, इतना सा स्टेशनरी वेव बनेगा आपका। तो ये वेवलेंथ बहुत ही बड़ा वेवलेंथ है, सबसे बड़ा वेवलेंथ और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है ये। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा होता है, मतलब एयर कॉलम का जो लेंथ है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आप देख सकते हो λ/4 के बराबर है, λ/4 के इक्वल है। क्लियर है ये चीज, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटी नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है। ये आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। यहीं पे आप सेकंड मोड और थर्ड मोड भी बनाते हैं। आप एक काम करना, बुक में अगर पॉसिबल हो तो एक के बाद एक दूसरा ऐसे साइड में बना लेना, मैं आपको साइड में बना के दिखा रहा। तो यहाँ पे आपका सेकंड मोड की बात कर लेते हैं। देखो लेंथ जो है सबका सेम रखना, चौड़ाई भी जो है आपका सबका सेम होना चाहिए, ये घपला नहीं होना चाहिए। तो ये आपका सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में पहली चीज़ तो फिक्स कर दो कि भाई यहाँ पे तो एंटी नोड ही बनेगा, सॉरी यहाँ पे तो नोड ही बनेगा, और यहाँ पे फिक्स है बाहर ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर एंटी नोड ही बनेगा। ये 2 चीज़ें तो फिक्स हो गई आपकी, नोड एंटी नोड। अब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि और साइकिल्स इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको नोड एंटी नोड और बढ़ा देना है। अब इसमें बस क्या करना है, आपको एक नोड बढ़ाना है, और अगर आप एक नोड बढ़ाओगे तो अपने आप एक एंटी नोड भी बढ़ ही जाएगा, बिना नोड का एंटी नोड एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो नोड है और यहाँ पे एंटी नोड है, तो बीच में आप क्या करो, एक नोड के बाद एंटी नोड आ जाएगा और एंटी नोड के बाद यहाँ पे फिर एक नोड आ जाएगा, बस एक एंटी नोड और एक नोड मैंने ऐड कर दिया। तो अब ये शेप देखो बनेगा कैसे, ये कुछ आपका ऐसे एंटी नोड है यहाँ पे, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर नोड पे मिनिमम एम्पलीट्यूड और फिर यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ऐसे चला जाएगा। और यहाँ से भी सेम वही चीज़ लूप कंप्लीट करने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरह आपका ये वेव तैयार हो जाएगा। अब जो पूरे एयर कॉलम का लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ का जो है लैम्डा के टर्म्स में क्या वैल्यू होगा, तो देखो आपको पता है एंटी नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है। तो ये λ/4 और फिर λ/4,
टोटल 3 ऐसे डिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं नोड एंटी नोड के बीच का, λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4। तो ये हो जाएगा आपका 3 λ/4। पर क्योंकि आपने वेव को थोड़ा सा अंदर दबा दिया है, तो ऐसे केस में आपका लैम्डा चेंज हो जाएगा, और इस बार हम लोग लैम्डा नहीं बल्कि इसको λ1 बोलेंगे, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आप इसको n1 बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज n1, इसकी फ्रीक्वेंसी हम n1 बोलेंगे। देखो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने n बोला, ये आपका क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका सेकेंड मोड है। देखो ये फर्स्ट मोड था आपका, ये आपका सेकेंड मोड आ जाएगा, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसी तरह से थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे का मोड जो आगे कैसे फ्रीक्वेंसी इसके अंदर अवेलेबल होगा उसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे आपका ये फिर से वापस हम लोग डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ये ठीक है। चलिए यहाँ पे फिक्स है कि नोड ही बनेगा, यहाँ पे फिक्स है कि एंटी नोड ही बनेगा, और उसके अलावा अब देखो ध्यान से, एक एंटी नोड और एक नोड आप इसके कंपैरिजन में और बढ़ा दोगे। यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड, 2 नोड और 2 एंटी नोड है, तो यहाँ पे आपको 3 नोड और 3 एंटी नोड करना है। तो आप क्या करो, नोड है, यहाँ पे एंटी नोड, देखो 2 नोड और 2 एंटी नोड आपको ऐड करना है, तो पॉइंट्स फिक्स कर दो, यानी कि 4 पॉइंट इसके अंदर और आपको ऐड करना है। तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे अगर नोड है तो यहाँ पे डेफिनेटली एंटी नोड है, तो आप यहाँ चला जाएगा। फिर यहाँ पे नोड है तो नोड से ये पास होगा, ठीक है। और फिर ये एंटी नोड है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और फिर ये नोड है तो नोड से पास होगा, और फिर ये एंटी नोड है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ऐसे इस तरह से आएगा। इस लूप को कंप्लीट करने के लिए ये चिपका देना यहाँ पे, आप यही सेम चीज़ यहाँ से भी कर दो। नोड से पास होगा, एंटी नोड पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर नोड से पास होगा, और फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे फिर नोड है, फिर एंटी नोड है, फिर यहाँ पे नोड है, और फिर एंटी नोड है। फिर से आपका जो एयर कॉलम का लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या हो जाएगा बताओ। देखो लैम्डा एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है, तो λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4, तो ये आपका 5 λ/4 हो जाएगा। अगेन आपने वेवलेंथ चेंज कर दिया है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया है, इसके वजह से लैम्डा की जगह पे हम लोग λ2 यूज़ करेंगे। इसके लिए वेवलेंथ लैम्डा है, इसके लिए वेवलेंथ λ1 है, और इसके लिए वेवलेंथ λ2 है। और यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वाइब्रेशन का, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग n2 लिख रहे हैं, ठीक है। और ये आपका थर्ड मोड हो जाएगा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलिए अब यहाँ पे अलग अलग मोड को हम लोग स्टडी करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है वो चेक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मोड की। फर्स्ट मोड में क्या चक्कर है भाई, देखो फर्स्ट मोड में आप देखोगे ध्यान से, तो सॉरी, एक एंटी नोड और एक नोड बन रहा है, एक नोड और एक एंटी नोड ही बन रहा है फर्स्ट मोड में। तो पहले फर्स्ट मोड को ही देख लेते हैं। अब फर्स्ट मोड में देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जो भी एल रहेगा पहले एल का वैल्यू लिख लो। तो एल का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, λ/4, और उसके अगले स्टेप में लैम्डा का वैल्यू निकाल लो एल के टर्म्स में, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L, बस ये नोट डाउन कर लो। फिर आपको वेव का इक्वेशन पता है, वेव का जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, ये बताया था आप लोगों को, v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, जहाँ पे v वेलोसिटी है वेव की। वेलोसिटी सब में सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी आप एयर के अंदर ही निकाल रहे हो, तो एयर की वेलोसिटी हर जगह पे सेम होती है। बाकी आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदल दे रहे हो। तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैं n की बात करूँ, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, v/λ, लेकिन लैम्डा आप देख रहे हो किसके बराबर है, 4L के बराबर है, तो n इज इक्वल टू v/4L हो जाएगा। और यही आपकी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी को हम या तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या तो ये n है ना, तो n को हम लोगों ने क्या बोला था बताओ, n हमारा फंडामेंटल मोड है, और ये फर्स्ट हार्मोनिक है, n इज नथिंग बट फर्स्ट हार्मोनिक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलो, एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारे पास आ गया इस ट्यूब के लिए, एंड दैट इज v/4L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/4L होता है इस क्लोज्ड एंड ट्यूब के लिए, एक एंड जिसका क्लोज हो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू आया। फर्स्ट मोड हो गया। अब चलते हैं सेकेंड मोड पे।
यस, सो लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड मोड। सेकेंड मोड में आप देखोगे तो 2 नोड और 2 एंटी नोड यहां पे दिखेंगे आपको, 2 नोड्स और 2 एंटी नोड। ये देखो सेकेंड मोड में एंटी नोड नोड और नोड, 2 नोड और 2 एंटी नोड, 1 नोड और 1 एंटी नोड एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो सबसे पहले मैंने बोला आपको लेंथ लिख लो, तो लेंथ लिख लो भाई, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1/4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1/4, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1/4, और उसके बाद सीधा लैम्डा 1 का वैल्यू निकालो, लैम्डा 1 का वैल्यू 4L/3 आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद आपको लिखना है V इज इक्वल टू n लैम्डा, पर क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदल दिया है सेकेंड केस में आके, वेवलेंथ आपने लैम्डा 1 कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले रखा है, n1 ले रखा है। फ्रीक्वेंसी इसका n1 है और वेवलेंथ इसका लैम्डा 1 है, बस n1 यहाँ से निकाल लो। तो अगर मैं n1 की वैल्यू यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 1 का वैल्यू ऊपर से उठा लो, तो n1 इज इक्वल टू आपका v अपॉन 4L/3 हो जाता है, 4L/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3v/4L, 3 ऊपर चला गया। अब आप देखो यहाँ पे कि v अपॉन 4L क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, v अपॉन 4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो बस v अपॉन 4L की जगह पे आप n लिख दो, तो n1 इज इक्वल टू 3n हो जाएगा। ये हो गई आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये जो आपका n1 इज इक्वल टू 3n यहाँ पे आ रहा है, n1 इज इक्वल टू 3n इस केस में। अब इसको क्या बोलोगे बताओ। देखो इस केस में आप देख सकते हो कि ये आपका वो फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आ रहा है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है वो आपका n1 आ रहा है, और उस n1 का वैल्यू क्या है, 3n है, समझे। तो हमने यहाँ पे देखा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो पहला फ्रीक्वेंसी आता है उसे हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, तो ये फर्स्ट ओवरटोन है, देख रहे हैं, क्योंकि पहली फ्रीक्वेंसी है वो जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आ रहा है। सो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, अब ये फर्स्ट ओवरटोन है क्योंकि पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद, लेकिन क्योंकि ये इसका वैल्यू 3n है, मतलब ये n से वाइब्रेट हो रहा है, तो ये सीधा 3n से वाइब्रेट हो रहा है, समझे। तो 3n से वाइब्रेट हो रहा है, तो 3n को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, हार्मोनिक के टर्म्स में तो उसको थर्ड हार्मोनिक ही बोला जाता है। तो ये है फर्स्ट ओवरटोन, पर क्योंकि इसका वैल्यू 3n आ रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक, समझ गए। तो ये आपके सेकेंड मोड की कहानी हुई। अब आगे थर्ड मोड की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो थर्ड मोड में आप देखोगे तो एक और नोड्स और एंटी नोड्स बढ़ गया, ठीक है। इसमें एक एक था, इसमें 2-2 है, तो इसमें 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स है। सो वी हैव 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स इन थर्ड मोड। We'll talk about third mode over here right now. Third mode, and then we have 3 nodes and 3 antinodes. Okay, third mode, 3 nodes and 3 antinodes. Let's see. सबसे पहला काम क्या करना है आपको, लेंथ का रिलेशन लिखना है, L इज इक्वल टू 5 लैम्डा 2/4, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम n2 लिख रहे हैं, ये याद रखो, L इज इक्वल टू 5 लैम्डा 2/4। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 5 लैम्डा 2/4, L इज इक्वल टू 5 लैम्डा 2/4, और यहाँ से लैम्डा 2 का वैल्यू निकालोगे तो 4L/5 आ जाएगा। तो ये इसको नोट डाउन कर लो। अब इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगा, n लैम्डा होता है, v इज इक्वल टू n लैम्डा, पर क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी n2 मानी हुई है, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा 2 है, तो v इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 हो जाएगा। तो यहीं से आपको n2 मिल जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी n2 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 2। सो n2 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 2 का वैल्यू फिर यहाँ से लोगे आपका 4L/5, तो ये हो जाएगा 4L/5, 5 ऊपर जाएगा, तो n2 इज इक्वल टू 5v अपॉन 4L। अब आपका जो v अपॉन 4L है, ये फिर से देखो क्या है, v अपॉन 4L को हम n बोलते हैं, तो v अपॉन 4L को n बोल दो, तो n2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा। तो ये आपकी ये आपका सेकेंड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड अवेलेबल फ्रीक्वेंसी जो प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये n से वाइब्रेट कर रहा है, ये 3n से वाइब्रेट कर रहा है, और ये 5n से, यही फ्रीक्वेंसी है ना। फर्स्ट मोड का आपका n आया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड मोड का 3n आया, और थर्ड मोड का आप देख सकते हो 5n आया, समझे। तब अगले मोड का क्या होगा बताओ, ये तो क्लियर है, अगले मोड का क्या आएगा, 7n आएगा, 9n आएगा। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है। अब ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे, सेकेंड ओवरटोन।
पर क्योंकि इसका वैल्यू 5n है इसलिए हम लोग इसको फिफ्थ हार्मोनिक बोलेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक। तो मुझे बताओ कि इस केस में अगर मैं फाइनली रिजल्ट या कंक्लूजन लिखूं कि इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है बताओ? n, 3n, 5n, 7n, यानी कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। देखो जो आपका हार्मोनिक्स है, हार्मोनिक्स की मैं बात करूं तो ये सारे हार्मोनिक्स है, और प्रेजेंट कौन से हार्मोनिक्स है? n, 3n, 5n, 7n, जो कि ऑड हार्मोनिक्स है। तो इससे ना पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ये हमारा कंक्लूजन निकलता है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछते हैं कि शो दैट इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो आपको यही पूरा काम करना है, तीनों मोड का आपको दिखाना है। फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या है बताओ? यहाँ पे जो प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसीज n, 3n, 5n, 7n डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये आपका फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन, है ना। फर्स्ट ओवरटोन हमारा 3n आया था, सेकंड ओवरटोन 5n, मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आ रहे हैं और प्रेजेंट है एक्चुअली में। तो अगर मैं ओवरटोन की बात करूं, ओवरटोन्स की बात करूं, तो ओवरटोन्स का यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? ओवरटोन्स का जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? देखो फर्स्ट ओवरटोन जो है उसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ओवरटोन आपका 3n है, यानी कि सॉरी इसको मैं फर्स्ट ओवरटोन n1 लिख देता हूं, ऐसे फर्स्ट ओवरटोन n1, फर्स्ट ओवरटोन को हम लोग n1 लिख रहे हैं, और वो क्या है आपका 3n है। फिर सेकेंड ओवरटोन आपका 5n है, वो यहां पे भी दिख सकता है आपका सेकेंड ओवरटोन 5n है, सेकेंड ओवरटोन n2 इज इक्वल टू 5n। थर्ड ओवरटोन, अब तुम बताओगे थर्ड ओवरटोन क्या हो जाएगा? n3, 7n हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सपोज करो मैं 50वां ओवरटोन आपसे पूछूं, तो 50वां ओवरटोन ऐसे लाइन से जाओगे तो फंस जाओगे। तो एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। जनरल फॉर्मूला में अगर सपोज करो मैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और मैं यहाँ पे पीथ ओवरटोन की बात कर लेता हूँ, पीथ ओवरटोन, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? np इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर और इस नंबर में क्या रिलेशन है? 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर एक ऐड कर दो, 7 मिल जाएगा। 3 2 से 6 प्लस 1 7, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और एक ऐड कर दो, 2 2 से 4 प्लस 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और एक ऐड कर दो, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, यानी कि नंबर को, इन नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर एक ऐड करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो वैसे p है तो p को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 ऐड कर दो, तो आपको यहाँ पे ये वाला नंबर मिल जाएगा, और फिर बाद में n आ जाएगा। तो ये पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि 50वां ओवरटोन पे 50th ओवरटोन क्या होगा, तो 50th ओवरटोन में आपको क्या करना है? n50 निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 100, तो ये 101 n, ये आपका 50वां ओवरटोन का आ गया वैल्यू। ओवरटोन्स की बात हो गई, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पे तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने किया वाइब्रेशन को स्टडी किया, और ये वाइब्रेशन किसमें था? इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब हम क्या करेंगे? दोनों एंड को ओपन कर देंगे, और उसके बाद देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, उसके बाद फिर किस तरह से वाइब्रेशंस होता है। तो सेकेंड केस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, in a pipe open at both the ends, दोनों एंड से पाइप को ओपन कर दो, अब तब उसके बाद वाइब्रेशन इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब बस इसमें दिक्कत देखो क्या है कि अगर सपोज करो आपने दोनों एंड से ओपन कर दिया है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पे एयर कॉलम में एक तो एंटी नोड यहाँ बनेगा, दूसरा एंटी नोड यहाँ बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेशन जो है वो एग्जैक्टली पाइप के एंड पे नहीं बनता, उससे थोड़ा बाहर चला जाता है, ठीक है। तो एक एंटी नोड यहाँ, एक एंटी नोड यहाँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लेंथ होगा एयर कॉलम का, और क्योंकि दोनों एंड ओपन है तो दोनों एंड एंटी नोड बनेगा, और एंटी नोड हमेशा आपके पाइप से थोड़ा सा आगे बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे यहाँ तक एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है और नीचे भी यहाँ तक एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है। तो एक एंड करेक्शन ऊपर भी आएगा, एक एंड करेक्शन नीचे भी आएगा।
तो इस केस में जो टोटल लेंथ होता है एयर कॉलम के वाइब्रेशन का, वो लेंथ आपका L+2E आ जाता है। समझ गए? इन अ पाइप क्लोज एंड इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, अगर पाइप दोनों एंड से ओपन है तो टोटल वाइब्रेटिंग लेंथ जो होगा एयर कॉलम का वो L+E उधर भी है और E नीचे भी है, तो L+2E टोटल ये लेंथ वाइब्रेशन का L+2E आ जाएगा अगर दोनों एंड से ओपन है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे, और उसके बाद फिर वही अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो यहाँ पे मैं 3 देखता हूँ, एक ही साथ बना लेता हूँ, उसके बाद फिर नहीं 3 यहाँ पे भी एक साथ शायद ना बने। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोग फर्स्ट मोड की बात करेंगे, और ये आपका पाइप है फर्स्ट मोड। यहाँ एंटी नोड बनेगा, ये फिक्स है, यहाँ भी एंटी नोड बनेगा, ये फिक्स है क्योंकि दोनों ओपन एंड है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी चाहता हूँ, मतलब इसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोला जाता है, फर्स्ट मोड जैसे मैंने कहा, और इसी को हम लोग फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं, फंडामेंटल मोड। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग n लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो बस आप क्या करो, एंटीनोड है, बीच में एक नोड बना दो, बस बीच में एक नोड बना दो, बस काम खत्म आपका। यहाँ से स्टार्ट होगा, नोड से जाएगा, सॉरी, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, नोड से जाएगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका लूप बनाने के लिए दूसरे साइड से भी ऐसे बना दो। तो ये सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है वेव की, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखो, तो ध्यान से देखोगे तो एंटीनोड, यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटीनोड। ठीक है, तो ये λ/4, ये λ/4, तो λ/4 प्लस λ/4 कितना हो जाएगा, λ/2 होता है ना। 1/4 ऐड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ये आप देखो ना, 2 कॉन्सेक्यूटिव एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है, तो इसका मतलब ये जो पूरा एयर कॉलम का लेंथ है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो λ/2 के इक्वल होगा। 2 नोड्स के बीच का, 2 एंटीनोड्स के बीच का, कॉन्सेक्यूटिव एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो ये आपके फर्स्ट मोड की कहानी। इस तरह से फर्स्ट मोड आप देख सकते हो किस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है, जिसको हम फंडामेंटल मोड बोलेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी n मान लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे सेकेंड मोड पे चलते हैं। तो सेकेंड मोड पे मैं, देखो ध्यान से आप ये देखना कि ये इक्वल होना चाहिए, ये बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, और ऊपर का भी हिस्सा आपका लगभग इक्वल ही है। ये क्लियर है कि ऊपर एंटीनोड बनेगा, नीचे भी एंटीनोड बनेगा। अब सर एक ही नोड बन रहा है, आपको एक नोड और बढ़ाना है, तो एक नोड बढ़ाओगे तो क्या करोगे, एक नोड यहाँ डाल दो, एक नोड यहाँ डालो, ताकि बीच में एंटीनोड भी बने, है ना। तो अब वेव कैसे बनाओगे, तो यहाँ से चालू करते हैं। देखो ये एंटीनोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो नोड से पास होता है, एंटीनोड से ऐसे जाएगा मैक्सिमम, फिर नोड से पास होगा और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोड है आपका। इसी तरीके से आप यहाँ से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो लूप कंप्लीट करने के लिए। तो ये नोड, ये नोड। ठीक है, अगेन ये पूरा लेंथ जो होगा, वाइब्रेटिंग लेंथ एयर कॉलम का L = इस बार क्या होगा बताओ। देखो 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, λ/2 प्लस λ/2 क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, λ/2 प्लस λ/2 लैम्डा। अब क्योंकि आपने वेवलेंथ बदल दिया है, तो इसको हम लोग λ1 लिखेंगे, और क्या। और यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो सेकेंड मोड, और सेकेंड मोड बोलेंगे, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको n1 बोल देंगे। फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज n। अब थर्ड मोड की बात कर लेते हैं, एक मोड और बचा हुआ है ना, तो थर्ड मोड भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। हालांकि थर्ड मोड में यहीं पे ड्रॉ कर दूँ क्या, सही रहेगा, उसके बाद मैं आगे से काम चालू करूँगा। चलो थर्ड मोड में मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ, तो सही रहेगा। ये आपका थर्ड मोड यहाँ पे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से इसको हटा दो आप। ये सही लग रहा है, सही लग रहा है। चलो थोड़ा सा और ऊपर ना, सही। यहाँ पे अगेन एंटीनोड ऊपर बनेगा, नीचे भी एंटीनोड बनेगा, और फिर इस केस में भी आपको क्या करना है, एंटीनोड, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, बीच में नोड एंटीनोड नोड, तो आपको एक और एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। यहाँ पे 3 एंटीनोड्स थे और 2 नोड्स थे, तो आपको क्या करना है, 4 एंटीनोड्स चाहिए और 3 नोड्स चाहिए, मतलब एक एक नोड और एंटीनोड बढ़ाते चले जाना है। तो बीच में 3 पॉइंट्स डाले थे, अब हम क्या करेंगे बताओ, बीच में
जैसे एक मुझे नोड और एक्स्ट्रा चाहिए तो एक एंटी नोड भी बढ़ जाएगा। तो 5 पॉइंट्स इक्वली स्पेस पे 5 पॉइंट्स इक्वल स्पेसेस उसके बीच में 2 3 4 5 ऐसे डाल दो। और एंटी नोड है तो ये हो जाएगा नोड, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये एंटी नोड है तो ये क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। तो आपका वेव ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। ये नोड से जिसके थ्रू पास हुआ है वो। फिर लूप में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे 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 आ जाएगा। ठीक है, चलो लेंथ की बात कर ले तो इसका जो टोटल एयर कॉलम का लेंथ है वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एंटी नोड, यहाँ पे बनेगा नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड और फिर नोड। अब देखो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बोला था कि लैम्डा होता है। तो लैम्डा बाय 2 होता है, लैम्डा बाय 2 होता है। तो यहाँ पे देखो लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। और देखो यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा 1 है, तो यहाँ पे लैम्डा 2 हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये तीनों मोड्स यहाँ पे, इसको हम लोग थर्ड मोड बोलेंगे, थर्ड मोड। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी आपकी N2 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी N1 और N2। और यहाँ पे अब हम लोग हर एक मोड को स्टडी करना चालू करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी देखना चालू करते हैं। तो फर्स्ट मोड, यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट मोड की। फर्स्ट मोड में क्या है आप बताओ, एक नोड बन रहा है और 2 एंटी नोड्स बन रहा है। तो यहाँ पे एक नोड और 2 एंटी नोड्स हम बना लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था कि आप लेंथ का देख लो, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे आपका L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू 12 मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम यही करना है, लैम्डा का वैल्यू लेंथ के टर्म्स में निकालना है। फिर आपको इक्वेशन यूज करना है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा यूज करोगे तो n का वैल्यू v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो n का वैल्यू v अपॉन लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 12 दिख रहा है, तो 12 डाल दो। ये आपकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यहाँ पे आ गई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि n का वैल्यू है ना। तो ये हम लोगों ने पीछे लिखा था ना, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, हाँ लिखा हुआ है। चलो ठीक है। अब ध्यान दो, अगर पाइप दोनों एंड से ओपन है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू n v अपॉन 2l आ रहा है, लेकिन जब क्लोज था, एक एंड से क्लोज था, तो v अपॉन 4l आ रहा था। मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्लोज एंड वाले की आधी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आधी है ओपन एंड वाले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। ओपन एंड का v अपॉन 12 और क्लोज एंड का v अपॉन 4l आता है, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट मोड हो गया आपका, उसकी फ्रीक्वेंसी n है और n का वैल्यू v अपॉन 12 आया। अब सेकेंड मोड की बात करते हैं। यहाँ पे सेकेंड मोड में देखो एक एक्स्ट्रा नोड और एंटी नोड बढ़ जाएगा। 2 नोड है और 3 एंटी नोड है, 2 नोड और 3 एंटी नोड। तो यहाँ पे चलते हैं सेकेंड मोड। सेकेंड मोड 2 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वही सेम चीज। सबसे पहले तो लेंथ का आप रिलेशन देख लो। लेंथ का रिलेशन क्या है, L इज इक्वल टू लैम्डा 1 है सेकेंड मोड में, तो L इज इक्वल टू लैम्डा 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ एक काम करो, आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आगे काम आने वाला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 12 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1 हो जाएगा। ये काम करके रखो, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर ठीक है यहाँ पे आप एक काम कर दो। और उसके बाद क्या करना है आपको, v इज इक्वल टू, नहीं करोगे तो भी चलेगा, आगे आपको पता चल ही जाएगा। v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, पर क्योंकि हमारा वेवलेंथ लैम्डा 1 है और सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी हमने n1 ले रखा है, तो यहाँ से आपको n1 इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा 1 आ जाएगा। अब आप क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। l इज इक्वल टू लैम्डा 1, क्योंकि ये तो काम करना ही था हमें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, l इज इक्वल टू लैम्डा 1, L इज इक्वल टू लैम्डा 1, तो आपका लैम्डा 1 इज इक्वल टू L आ गया। अब एक काम करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो पहले लैम्डा 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या आ जाएगा, v अपॉन L। अब आप देखोगे यहाँ पे
तो V अपॉन एल जो है, V अपॉन 2L आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे V अपॉन एल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2V अपॉन 2L हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और V अपॉन 2L हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये आपका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद अवेलेबल है, जिससे वाइब्रेशन हो रहा है, और ये इस बार 3N नहीं आ रहा है बल्कि 2N आ रहा है। इसे हम लोग फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, या फिर सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे, क्योंकि 2N है ना, सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे। तो इस बार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N के बाद 3N नहीं आ रहा है बल्कि 2N भी आ रहा है, यहां पे 2N भी अवेलेबल है, N से वाइब्रेट हो रहा है, पहले तो N से वाइब्रेट हो रहा है, उसके बाद सीधा 2N से वाइब्रेट हो रहा है। अब इसके केस में देखते हैं थर्ड मोड में। थर्ड मोड में देखो आपका 3 एंटी नोड से, सॉरी 3 नोड से 4 एंटी नोड से, और L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2/2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड मोड की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक ज़्यादा हो जाएगा, 3 नोड्स हो जाएगा, और एंटी नोड भी एक ज़्यादा हो जाएगा, 4 एंटी नोड्स हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ का वैल्यू क्या है, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2/2, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2/2, तो लैम्डा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2L/3, ये हो गया आपका वेवलेंथ, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वही सेम काम, V इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2, V इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2, तो इस हिसाब से N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन लैम्डा 2, दैट इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2L/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3V अपॉन 2L। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि N2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, और V अपॉन 2L जो है अगेन आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से आप देख सकते हो V अपॉन 2L जो है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा N, ठीक है। और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये सेकेंड वो फ्रीक्वेंसी है जिससे आपका जो आपका फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद, तो इसे हम सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे। तो पहली चीज़ तो इसको आप बोलोगे सेकेंड ओवरटोन, या फिर उसको हम, क्योंकि 3N है ये, इसको हम थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, दिस इज थर्ड हार्मोनिक। अब यहाँ पे बताओ कंक्लूजन क्या निकल सकता है, ये जो हमने किया इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा। कंक्लूजन ये निकलता है कि इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, यहाँ पे कहीं वापस से मक्खी नहीं बैठाए, नहीं, इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, अगर दोनों एंड से पाइप ओपन है तो आपके फ्रीक्वेंसीज क्या क्या अवेलेबल है बताओ। पहले मोड का फ्रीक्वेंसी N था, दूसरे का 2N, तीसरे का 3N, तो चौथे का क्या हो जाएगा 4N, पांचवें मोड का 5N। तो ये सारे के सारी हार्मोनिक्स आपके हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, N, 2N, 3N, 4N, 5N, मतलब ऑड और इवन सारे प्रेजेंट है। पहले केस में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स ऑल odd as well as even harmonics are present, harmonics are present, क्योंकि यहाँ पे आपके जो फ्रीक्वेंसीज थे वो N है, 2N है, 3N है, 4N है, 5N है, डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है। तो यही आपका कंक्लूजन निकलता है यहाँ से, इस वाले वाइब्रेशन में हम लोगों ने यही देखा था, ठीक है। अब ओवरटोन्स की बात करें तो हम पहले वाले फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन नहीं बोलते हैं, हम मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन नहीं बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, यही आया देखो। फर्स्ट ओवरटोन 2N आया, सेकंड ओवरटोन 3N आया, थर्ड ओवरटोन 4N आएगा, फोर्थ ओवरटोन 5N आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ओवरटोन्स की बात करें तो फर्स्ट ओवरटोन N1 का वैल्यू 2N है, ठीक है। सेकेंड ओवरटोन N2 इज इक्वल टू 3N है। थर्ड ओवरटोन N3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5N आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा।
नहीं एक सेकेंड 4n आएगा, है ना। फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, 4n, ऐसे चलता जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि पीथ ओवरटोन क्या आएगा, थर्ड ओवरटोन 4n, सेकेंड ओवरटोन 3n, फर्स्ट ओवरटोन 2n, सेकेंड ओवरटोन 3n, थर्ड ओवरटोन pn, एक बढ़ गया ना, तो पीथ ओवरटोन np इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू n आ जाएगा। ये आपका ओवरटोन का फॉर्मूला हो गया इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, समझ गए। चलो अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एक और टॉपिक रह गया है इस केस में, उसको भी हम स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ, एक सेकेंड, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन ई। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें तो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन लगा रखा था एंड करेक्शन के वैल्यू को ढूंढने का कि ए इज इक्वल टू 0.3 इंटू डी है, पर यहाँ पे हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं एंड करेक्शन का। कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यूज करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड। इसमें हम क्या करते हैं, ये पाइप जो है जहाँ पे एक एंड इसका क्लोज होता है, हम दो अलग अलग लेंथ का पाइप लेते हैं, एक का लेंथ L1 है, दूसरे का लेंथ L2 है, और दोनों की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है वो N1 और N2, इन दोनों के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, N1 N2 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब दोनों ही केस में देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन पाइप, सॉरी क्लोज्ड एट वन एंड है ना, सॉरी क्लोज्ड एट वन एंड, दोनों का लेंथ अलग अलग है। अब इन्हें पाइप क्लोज्ड एट वन एंड याद रखना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू था V अपॉन 4L। हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वहां पे N ले रखा था, पर क्योंकि यहाँ पे दो पाइप यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे N1 ले रहे हैं। तो ये पहला वाला केस हो जाएगा N1 इज इक्वल टू V अपॉन 4L1, और यहाँ पे दूसरे के लिए N2 इज इक्वल टू V अपॉन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V अपॉन 4L था, ओपन के लिए 2L है और कुछ फर्क नहीं है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4L2। तो यहाँ से देखोगे तो V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4N1L1, और यहाँ से देखोगे तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4N2L2। दोनों ही V का वैल्यू आया, तो यहाँ पे दोनों ही V का वैल्यू है, इसका मतलब 4N1N1 विल बी इक्वल टू 4N1L1 विल बी इक्वल टू 4N2L2। तो 4 और 4 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे आप देख सकते हो N1L1 विल बी इक्वल टू N2L2, N1L1 विल बी इक्वल टू N2L2। अब आपको पता है L1 जो है वो L1 प्लस E हो जाएगा, एंड करेक्शन एक ही बार आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो एक एंड है वो क्लोज है। वैसे ही आपका L2 जो होगा वो L2 प्लस E हो जाएगा, तो हम यही लिखेंगे N1 इज इक्वल टू L1 प्लस E और L2 इज इक्वल टू L2 प्लस E। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, N1 L1 प्लस N1 E इज इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 E। अब यहाँ पे काम करो, क्या करोगे, E का वैल्यू हमें चाहिए तो N2 यहाँ ले आओ और N1 L1 वहाँ भेज दो, तो यहाँ पे बचेगा N1 E यहाँ का, और वहाँ ले आओगे तो माइनस N2 E। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, N1 E यहाँ से लाओगे तो माइनस N2 E इज इक्वल टू, ये रहा आपका N2 L2, और फिर यहाँ से इसको लेके जाओगे तो माइनस N1 L1। तो यहाँ से अगर आप E कॉमन ले लेते हो तो बचेगा क्या, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। तो यहाँ पे आपका E का वैल्यू आ जाएगा N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन N1 माइनस N2। एक तो ये आ गया, या फिर और लिख के अगर आप ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी माइनस से और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले आ जाएगा N1 L1 माइनस N2 L2, और नीचे भी वही होगा, पहले N2 आ जाएगा N2 माइनस N1। तो या तो ये इक्वेशन या तो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। ये किसके लिए था, इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अगर पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स रहा तो सेकेंड केस, इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स,
तो ये आपका अगेन ओपन एट बोथ दी एंड्स की बात हो रही है। अगेन हम लोग दो अलग अलग लेंथ ले लेंगे L1 L2। इस बार क्या होगा, आपका L1 जो होगा वो L1 प्लस 2E हो जाएगा, क्योंकि एक ही यहाँ भी और एक ही यहाँ भी, समझे। और यहाँ पे भी आपका L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L2 प्लस 2E हो जाएगा, एक ही यहाँ पे एक ही यहाँ पे, बस यहाँ पे E के बजाय 2E हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपको वैसा ही करना है जैसा आपने पिछले केस में किया हुआ था। पिछले केस में आपको फिर क्या करना है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1। अब पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है V/2, 4 नहीं आएगा इस बार 2 आएगा L1, और यहाँ पे N2 का वैल्यू हो जाएगा V/2 L2। तो यहाँ से V का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 2N1 L1, और यहाँ से V का वैल्यू 2N2 L2। दोनों इक्वल हैं, V का वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2N1 L1 विल बी इक्वल टू 2N2 L2। 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, तो N1 L1 का मतलब हो जाएगा L1 प्लस 2E, है ना, और N2 L2 का मतलब हो जाएगा L2 प्लस 2E। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, N1 L1 प्लस N1 2N1E, 2N1E विच इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे भी N2 L2 प्लस, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2N2E आ जाएगा, तो 2N2E। यही वाला पार्ट यहाँ ले लो, तो 2N1E और ये माइनस 2N2E, ये यहाँ आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू N2 L2 ये वाला माइनस ये वाला N1 L1 वहाँ भेज दो, N1 L1 आ जाएगा। क्लियर है। नाउ सी यहाँ पे 2N नहीं, तो ठीक है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन ले लोगे आप 2E, और अंदर बचेगा N1 माइनस यहाँ पे N2 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका N2 L2 माइनस N1 L1। तो आप E को छोड़ के बाकी सब कुछ वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन, सॉरी E को छोड़ो, 2N1 माइनस N2 नीचे भेज दो, तो 2N1 माइनस N2 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ये आपका आ गया। या फिर और लिख के फिर वही सेम चीज़ ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये एक्सचेंज हो जाएगा टर्म्स, तो E का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा फिर बाद में ये आ जाएगा, तो N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन 2, यहाँ पे भी आपका पहले N2 आ जाएगा माइनस N1 आ जाएगा, ऊपर नीचे हमने माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसके वजह से जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो या तो ये इक्वेशन या तो फिर यहाँ पे नीचे का ये इक्वेशन। ये आप क्या E का वैल्यू निकाल सकते हो इस तरीके से इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स के एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट से E का वैल्यू ऐसे निकल सकता है और ऐसे निकल सकता है, जो कि पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए था। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और इन्हीं वाइब्रेशन स्टेशनरी वेव्स को हम कंटिन्यू करेंगे, और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस को कैसे करेंगे, दोनों एंड से आपका जो स्ट्रिंग है वो फिक्स होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, इन दोनों एंड के बीच में आपने इस रस्सी को लगा रखा है ऐसे, और ये वाइब्रेट करेगा। तो रस्सी अगर वाइब्रेट करेगा तो इसके भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर सकता है। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो है, इसमें देखो एक और चीज़, इसमें भी आपके बाउंड्री कंडीशंस फिक्स होंगे, क्योंकि दोनों एंड को आपने फिक्स करके रखा हुआ है स्ट्रिंग के। तो यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ पे भी आपका नोड ही बनेगा। समझ में आ रहा है, दोनों एंड पे आपका नोड बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ, एक सेकेंड, अंदर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका, ये दोनों फिक्स एंड है, तो आपका यहाँ पे भी नोड बनेगा, यहाँ पे भी नोड बनेगा, क्योंकि दोनों एंड फिक्स है, वाइब्रेट कर नहीं सकता। तो अब अगर आपका वाइब्रेशन होगा, तो मैं रस्सी को ब्लू कलर से बना रहा हूँ यहाँ पे। तो वाइब्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, इस रस्सी को बीच से पकड़ो, ऐसे ऊपर उठाओ और छोड़ दो, तो ये ऊपर नीचे ऐसे एक लूप बना के, यहाँ पे एक ही लूप बन के ये ऑसिलेट करेगा।
ऐसे, ठीक है, रस्सी ऊपर नीचे से ऑसिलेट होगा। तो आप देख सकते हो बीच में आपका एक एंटी नोड बन रहा है, ये आपका एंटी नोड बन रहा है, नोड्स और एक एंटी नोड। ये है आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। रुको एक सेकेंड, हाँ इसमें एक और चीज़, दो नोड के बीच का डिस्टेंस जैसे कि हम जानते हैं λ/2 होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स क्या होता है, λ/2। तो इसके बीच का जो रस्सी का लेंथ है, L क्या है, रस्सी का लेंथ है, वो क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका λ/2, दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2। तो ये आपका हो गया फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड जिसको हम लोग फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम n ले लेते हैं, फंडामेंटल मोड, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये काम हो गया आपके फर्स्ट मोड का। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की। तो अगेन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमको क्या करना है, सेम यही चीज़ लेना है। मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, ये आपका सेकेंड मोड, यहाँ डाल दो, यहाँ पे सेकेंड मोड यहाँ डाल दो। चलो ये सेकेंड मोड, लेकिन सेकेंड मोड में हमें देखो क्या करना है। सेकेंड मोड में ये हटा देता हूँ, नोड्स एंटी नोड्स तो चलो एंड्स पे तो नोड्स एंटी नोड्स बनेंगे ही, उसमें नो डाउट अबाउट दैट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकेंड मोड। अच्छा इसमें लिखा नहीं है क्या, अच्छा ये फर्स्ट मोड है, दिस इज फर्स्ट मोड। अच्छा एक्सप्लेनेशन के टाइम पे लिखेंगे, छोड़ो ये सेकेंड मोड है आपका। अब सेकेंड मोड में हम लोग को क्या करना है कि दो नोड्स तो बनेंगे, उसमें तो कोई नो डाउट अबाउट दैट, एंड्स पे नोड्स बनेंगे। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्स्ट्रा नोड और एंटी नोड आपको ऐड करना है। तो अगर आप एक और एक्स्ट्रा नोड ऐड करते हो बीच में, तो एक एक्स्ट्रा एंटी नोड भी ऐड हो जाएगा। हमेशा एक नोड ऐड करोगे तो एक एंटी नोड साथ में ऐड होगा, एक एंटी नोड पहले से ही है, तो आपको बीच में बस एक नोड ऐड करना है। तो जैसे आप एग्जैक्टली बीच में एक नोड ऐड करोगे तो अपने आप यहाँ पे एक एंटी नोड और यहाँ पे एक एंटी नोड आ जाएगा, ठीक है। और आपका वाइब्रेशंस कैसा होगा बताओ फिर, आपका वाइब्रेशंस कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे एंटी नोड है तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। और इसे कंप्लीट करने के लिए, अच्छा इसमें मैंने डॉट डॉट नहीं बनाया ना, ठीक है डॉट डॉट बना लेना। ये इस तरीके से लूप तैयार हो जाएगा, स्टेशनरी वेव तैयार हो जाएगा, और वाइब्रेशंस आपके ऐसे हो जाएंगे। आप देखो दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, तो λ/2 टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ लैम्डा हो जाएगा। तो सेकेंड केस में जो ये पूरा लेंथ है वो लैम्डा के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2 प्लस λ/2 लैम्डा हो जाएगा। पर क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बदल दी है, वेवलेंथ बदल जाएगा, तो ये नया वेवलेंथ मैं यहाँ पे L1 ले लेता हूँ, और ये डिस्टेंस L1 के बराबर हो जाएगा। इसे हम कहेंगे सेकेंड मोड, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम N2 ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इज N2। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बताओ, थर्ड मोड ले लेते हैं हम लोग। तो फिर से मैं यहाँ पे इसको क्लोन करके थर्ड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये रहा आपका थर्ड, ठीक है। थर्ड के केस में देखो क्या होगा, आप क्या करोगे, एक नोड और एंटी नोड फिर से एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे। तो यहां से आपको एक और नोड और एंटी नोड एक्स्ट्रा ऐड करना है, मतलब इस बार आप दो नोड्स और एक्स्ट्रा ऐड करोगे। तो दो नोड्स एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो एक नोड यहां डाल दो, अरे यार एक नोड यहाँ पे डाल दो, और इक्वल डिस्टेंस पे एक नोड यहाँ पे डाल दो। तो नोड तो अपने आप बीच में एक एंटी नोड यहाँ आ जाएगा, एक एंटी नोड यहाँ आ जाएगा, और एक एंटी नोड यहाँ आ जाएगा। अब आपका वेव किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो एंटी नोड है, तो ये ऐसे फिर नोड में जाएगा, एंटी नोड फिर नोड में जाएगा, अरे यार एंटी नोड फिर नोड में जाएगा, फिर एंटी नोड, और फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और वैसे ही आपको यहाँ पे लूप कंप्लीट कर देना।
एंटी नोड पे मैक्सिमम वाइब्रेशन, नोड पे आपका वाइब्रेशन 0। अब ये लेंथ चेक कर लो कि लेंथ किसके इक्वल होगा, टोटल लेंथ। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा नोड नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, ये हो जाएगा 3 λ/2। लैम्डा अलग है इसलिए यहाँ पे λ2 लिख दे रहे हैं, यहाँ λ1 यूज किया था, यहाँ λ2 यूज करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसे हम बोलेंगे क्या, थर्ड मोड बोलेंगे। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग n3 लिख दे रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे n3। तो 3 मोड की फ्रीक्वेंसीज आपके सामने हैं और इन फ्रीक्वेंसीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि ट्रांसवर्स वेव जो प्रोड्यूस होता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव in a string is equal to v is equal to under root t by mu। मतलब अगर मान लो सपोज करो आपके पास कोई एक रस्सी है, रस्सी में अगर कोई ट्रांसवर्स वेव जा रहा है, देखो ये स्टेशनरी वेव बनता कैसे, ट्रांसवर्स वेव से बनता है। आपने मान लो 2 एंड फिक्स कर दिया है और आपने क्या किया, इस रस्सी में वेव प्रोड्यूस किया। तो वेव पहले आगे जाएगा, आगे जाके इससे टकराएगा, टकराने के बाद एक रिफ्लेक्टेड वेव आएगा, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव दोनों मिलकर स्टेशनरी वेव बनाएंगे। तो ये जो भी वेव मैं भेज रहा हूँ रस्सी में, कौन सा वेव भेज रहा हूँ मैं, ट्रांसवर्स वेव भेज रहा हूँ। इस ट्रांसवर्स वेव का अपना एक स्पीड होगा और ट्रांसवर्स वेव का रस्सी के अंदर जो स्पीड होता है वो स्पीड आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इंसिडेंट ट्रांसवर्स वेव और रिफ्लेक्टेड ट्रांसवर्स वेव दोनों जब मिल जाते हैं तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव बना रहा है। तो ये जो स्टेशनरी वेव आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वाइब्रेशंस दिख रहे हैं स्ट्रिंग के, ये 2 ट्रांसवर्स वेव से मिलके बना है, एक जाता हुआ दूसरा रिफ्लेक्ट होता हुआ, और दोनों मिलके यहाँ पे स्टेशनरी वेव बना रहे हैं। तो किसी स्ट्रिंग में जब ट्रांसवर्स वेव जाता है तो उसका स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, जहाँ पे टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू है लीनियर डेंसिटी, मतलब म्यू का मतलब होता है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब म्यू का फॉर्मूला आपका हो जाएगा मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। तो बात सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो कि टी न्यूमरेटर में है, म्यू डिनोमिनेटर में। टी मतलब टेंशन, टेंशन मतलब रस्सी कितनी टाइट है, तो रस्सी जितनी टाइट होगी उतना ही ज़्यादा आपका वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा ट्रांसवर्स वेव का आगे जाने का। और म्यू आपका मतलब लीनियर डेंसिटी। अभी जैसे अगर आप मटेरियल चेंज नहीं करते हो, जैसे मान लो आपने जो रस्सी लिया हुआ है उसका मटेरियल फिक्स करके रखा हुआ है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि म्यू मास पर यूनिट लेंथ का मतलब रस्सी कितनी मोटी है कितनी पतली है। पर रस्सी चेंज मत करना, एक ही रस्सी, अगर आप रस्सी को बहुत पतला रखते हो तो उसका म्यू बहुत कम होता है, और रस्सी को अगर आप मोटा रखोगे तो म्यू ज़्यादा होगा। अब क्योंकि म्यू डिनोमिनेटर में मतलब मोटी रस्सी है, तो मोटी रस्सी है तो म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर में होने की वजह से अगर म्यू का वैल्यू ज़्यादा है तो वी का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी कि मोटी रस्सी में स्पीड जो होता है वो कम होता है। पतली रस्सी होगी, म्यू का वैल्यू कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा। पतली रस्सी और टाइट रस्सी में आपका स्पीड ज़्यादा होगा, मोटी रस्सी और लूज रस्सी में ट्रांसवर्स वेव का स्पीड जो है वो कम होगा। ये हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो अब एक काम करते हैं, तीनों मोड के वाइब्रेशंस को स्टडी करते हैं, तीनों मोड की फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे चालू करेंगे हम लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन से। तो फर्स्ट मोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट मोड। कितने नोड कितने एंटी नोड बन रहे हैं, लेट्स सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट मोड में 2 नोड्स बन रहे हैं और 1 एंटी नोड बन रहे हैं, और L इज इक्वल टू λ/2 है। 2 नोड 1 एंटी नोड, 2 नोड्स 1 एंटी नोड, और L इज इक्वल टू λ/2 हो रहा है। तो सबसे पहला काम यही करना है, L का वैल्यू निकालना है, L इज इक्वल टू λ/2, लैम्डा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और फिर आपको पता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा यूज़ करना है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। सो n इज इक्वल टू, अब लैम्डा की जगह पे आप 12 डाल सकते हो, तो v अपॉन 2l हो जाएगा, और v का वैल्यू जो है वो आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। तो हम यहाँ पे v इज इक्वल टू, देखो 1/12 वैसे ही रहने दो,
v का वैल्यू अंडर रूट टी बाई म्यू सब्सटीट्यूट कर दो, v का वैल्यू यहाँ डाल दिया, 1/12 वैसे रहने दिया। ये है आपका भाई सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जिससे वाइब्रेशन हो रहा है, और इसे हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को और क्या बोला जाता है? फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है। तो यानी कि ये जो वाइब्रेशन हो रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सबसे छोटा वाइब्रेशन जिसमें एक ही लूप बन रहा है। एन फ्रीक्वेंसी है, एक ही लूप बन रहा है, और ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। सेकेंड मोड में देखोगे तो एक दो नोड, देखो 3 नोड्स बन रहे हैं और 2 एंटी नोड बन रहे हैं, मतलब नोड्स और एंटी नोड्स की संख्या या नंबर है एक बढ़ जाएगा इसके अंदर, और एल का वैल्यू लैम्डा 1 के इक्वल है, तो ये याद रखो। तो यहाँ पे अब हम सेकेंड मोड की बात करेंगे। तो सेकेंड मोड यानी कि 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स, एक एक बढ़ जाएगा, 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो कि L का वैल्यू जो है लैम्डा 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आपका L का वैल्यू, पहली बात तो ये लैम्डा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो लैम्डा 1 का वैल्यू L के इक्वल हो जाएगा। फिर क्या करना है? V इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो V इज इक्वल टू एन लैम्डा, लेकिन ये N1 लैम्डा 1 हो जाएगा क्योंकि हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बदल दिया है, और सेकेंड मोड का जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम N1 बोल रहे हैं। तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? V अपॉन लैम्डा 1, और लैम्डा 1 की जगह पे आप L डाल दो। अब V की जगह पे क्या डालोगे बताओ? मतलब V अपॉन, एक काम करो, लैम्डा 1 की जगह पे L डाल दिया, और V जैसे मैंने आपको कहा था V की जगह पे अंडर रूट टी बाई म्यू, तो ये 1 अपॉन L साइड में रखो और V की जगह पे अंडर रूट टी बाई म्यू डाल दो। अब अगर मान लो मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो नीचे 2 होना चाहिए था, तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1/12 अंडर रूट टी बाय म्यू, तो ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है पूरा आप देख सकते हो ध्यान से, ये n के बराबर है, 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2n हो जाएगा। n1 इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि n1 का वैल्यू जो है वो 2n के इक्वल आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है जो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद मिल रहा है, और ये हम देख चुके हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद अगर मिलता है तो उसे हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ओवरटोन, लेकिन क्योंकि इसका वैल्यू 2n के इक्वल है तो ये आपका सेकेंड हार्मोनिक हो जाएगा। 2n के इक्वल है, इसका मतलब ये सेकेंड हार्मोनिक हो जाएगा। फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक होता है वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग के केस में। थर्ड मोड पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं थर्ड मोड की। तो थर्ड मोड में देखो क्या होगा, एक नोड और एक एंटी नोड और बढ़ जाएगा, तो 4 नोड हो जाएगा और 3 एंटी नोड्स हो जाएगा। चेक कर सकते हो आप थर्ड मोड में। थर्ड मोड यहाँ पे है, 4 नोड है, 1 2 3 4 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स 1 2 3। L का वैल्यू 3 लैम्डा 2/2 है, तो L का वैल्यू 3 लैम्डा 2/2, तो लैम्डा 2 का वैल्यू 2L/3 हो जाएगा। तो लैम्डा 2 मिल गया मुझे। V इज इक्वल टू एन 2 लैम्डा 2 हो जाएगा। V इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है कि पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे N2 लिया हुआ है और वेवलेंथ लैम्डा 2, तो V इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2। ठीक है, तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, N2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 2। तो N2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 2 का वैल्यू क्या है? लैम्डा 2 का वैल्यू जो है यहाँ पे 2L/3 है, तो डाल दो 2L/3, ये ऊपर चले जाने दो। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अब V अपॉन 2L। अब ध्यान से देखो, N2 इज इक्वल टू 3, V की जगह पे क्या रखना है, देखो 2L तो ऐसे रहने दो, V की जगह पे अंडर रूट टी बाई म्यू हो जाएगा। अब देखो 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, ये क्या हो गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3 को छोड़ के, तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3N हो जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो इसे तुम क्या कहोगे बताओ? दिस इज सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आ रही है, पर क्योंकि ये 3N के इक्वल है तो इसे हम लोग थर्ड हार्मोनिक भी कहेंगे। थर्ड हार्मोनिक,
तो मुझे बताओ कि कौन से फ्रीक्वेंसीज अब यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट अगर हम लोग देखें, फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट, तो क्या आ जाएगा, एन। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन है और उसके बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी आई थी, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी एन आई थी, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन हमारा 2n आया, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के बाद 2n आया, उसके बाद क्या आया, थर्ड मोड में 3n आया। तो मतलब n से वाइब्रेट हो रहा है, फिर 2n से वाइब्रेट हो रहा है, फिर 3n से वाइब्रेट हो रहा है। आगे का हम लोग खुद ही पता लगा सकते हैं। चौथे मोड में अगर हम जाते हैं तो वो 4n होता, 5n होता, एंड सो ऑन होता। इसका मतलब कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है बताओ। तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि इन वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग all odd as well as even हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो इस केस में भी आपका सारे के सारे ऑड और इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, कुछ भी मिसिंग नहीं है यहाँ पे, समझे। ये वैसा ही केस है जैसा केस आपका पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स था। पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स के केस में भी n, 2n, 3n, 4n, 5n सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज आ रहे थे, इसमें भी सारे फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले को छोड़ के बाकी जितने भी है उसको हम ओवरटोन बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। तो अगर मैं ओवरटोन्स की बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट ओवरटोन यानी कि n1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2n आ रहा है। सेकेंड ओवरटोन n2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 3n आ रहा है। थर्ड ओवरटोन का 4n आ रहा है। थर्ड ओवरटोन n3 का वैल्यू 4n आ रहा है। 2n, 3n, 4n ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो फंडामेंटल के बाद फर्स्ट ओवरटोन का वैल्यू 2n, सेकेंड ओवरटोन का वैल्यू 3n, राइट, थर्ड ओवरटोन का वैल्यू 4n। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ आपको पीथ ओवरटोन, तो पीथ ओवरटोन का वैल्यू क्या हो जाएगा, p + 1 × n, है ना, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, p का p + 1 हो जाएगा ओवरटोन। ओके, तो ये आपका वाइब्रेशंस इन अ स्ट्रिंग और उसके फ्रीक्वेंसीज, उसके हार्मोनिक्स और उसके ओवरटोन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। और यहाँ पे देखो हम लोग वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो जैसे अगर मैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की, फंडामेंटल मोड में अगर ये वाइब्रेट करता है तो एक ही लूप बनता है, सेकेंड मोड में 2 लूप बनता है, थर्ड मोड में 3 लूप बनता है, फ्रीक्वेंसीज n, 2n, 3n। तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो आप देख सकते हो, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/12 √T/μ। इसी पर आपका लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बेस्ड है। और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। टॉक अबाउट लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया था, अगर ये वाइब्रेट करता है, ये स्ट्रिंग है आपका, ये स्ट्रिंग इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, 2 एंड्स के बीच में, दोनों एंड्स इसके फिक्स हमने कर रखे हैं, ये आपका एक एंड और दोनों एंड पे हमने सिर को, रस्सी को बांध रखा है इस तरीके से, ठीक है। और ये वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे। तो ये जो पूरा लेंथ है इसका लेंथ L हो जाएगा, एक सेकेंड, ये इसका लेंथ होगा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। और इसका मास म्यू जो है वो क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। मैं सीधा इसका फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12 √T/μ। ये इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग का, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इसका लेंथ कितना बड़ा है, दूसरा टी यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन का मतलब आप समझो कि रस्सी कितनी टाइट है, ज़्यादा टाइट है तो उसमें टेंशन ज़्यादा होगा, कम टाइट है तो टेंशन कम होगा। और म्यू जो है वो है लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी। इसी से आपके 3 लॉज बनेंगे जिसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जिसमें फर्स्ट लॉ जो है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। पहला लॉ ऑफ लेंथ। अब देखो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वो तो आप स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक से देख सकते हो या फिर नोट से देख सकते हो।
यहाँ पे फिलहाल मैं बस बता दे रहा हूँ कि लॉ का मतलब क्या है और स्टेटमेंट ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। तो देखो, लॉ ऑफ लेंथ ये कहती है कि अगर आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग टी और म्यू अगर कांस्टेंट रखा, यानी कि लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट रखा है, तो एन जो है वो एल पे कैसे डिपेंड कर रहा है बताओ। एल नीचे है, इसका मतलब एन जो है वो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन शॉर्ट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रस्सी के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब लेंथ जितना बड़ा होगा आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, लेंथ जितना छोटा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो छोटा लेंथ वाला जो स्ट्रिंग है वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, बड़ा लेंथ वाला स्ट्रिंग आराम से वाइब्रेट करेगा, लेकिन आपको टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी सेम रखना है, समझे, वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग और लीनियर डेंसिटी ये दोनों अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो। बस हो गया आपका, यही लॉ ऑफ लेंथ था, इसी को स्टेटमेंट में लिख देना है आपको, समझे। दूसरा आपका लेंथ, देखो 3 लॉ है क्योंकि 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। दूसरा आप टेंशन की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ टेंशन, कि टेंशन पे कैसे डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे बताया गया लॉ ऑफ टेंशन। तो इसमें आपको क्या करना है, बाकी 2 चीज़ें कांस्टेंट रखनी है, लेंथ और म्यू कांस्टेंट रखना है। तो एन जो है वो रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अगर इफ, इस बार लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी को कांस्टेंट रखना है, इफ एल एंड म्यू आर कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कर देना, कांस्टेंट को अगर आप हटाते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट अपॉन एल आ जाएगा। इसका मतलब एन इंटू एल जो होगा वो के होगा, के मतलब कांस्टेंट होगा। एन इंटू एल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, N1 L1 विल बी इक्वल टू N2 L2। मतलब आप अलग अलग लेंथ से अगर सपोज करो वाइब्रेशंस चेक करते हो तो N इंटू एल हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि अगर आपने लेंथ L1 रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी L1 N1 है तो N इंटू एल क्या हो जाएगा, N1 L1। और आपने अगर मान लो लेंथ L2 कर दिया तो फ्रीक्वेंसी भी N2 हो जाएगा। पर ये जो प्रोडक्ट है N इंटू एल, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। पहले केस में N1 N1 आया, दूसरे केस में N2 L2 आया, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तीसरे केस में अगर N3 L3 आता है तो वो भी इसके इक्वल होगा, समझे। ये हो गया आपका लॉ ऑफ लेंथ का डिस्क्रिप्शन। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट इंटू रूट ऑफ टी नीचे आ जाएगा तो n अपॉन रूट ऑफ टी आपका क्या हो जाएगा, k, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इस केस में n और रूट ऑफ टी का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट इज n1 अपॉन रूट ऑफ t1 विल बी इक्वल टू n2 अपॉन रूट ऑफ t2। ये हो गया आपका लॉ ऑफ टेंशन, समझ गए। और तीसरा लॉ किस पर बेस्ड होगा आपका, लीनियर मास डेंसिटी म्यू। तो थर्ड लॉ अब यहाँ पे आपको आ सकता है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। अब ये लीनियर डेंसिटी पर बेस्ड होगा और लीनियर डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है वो देखो। आपको इस केस में L और T कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नीचे है ना, नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप लिख सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। देखो मैंने आपको बताया था लीनियर डेंसिटी जो है अगर आपने मटेरियल फिक्स कर दिया है तो लीनियर डेंसिटी जो है पतले स्ट्रिंग का लीनियर डेंसिटी कम होगा, मोटे स्ट्रिंग का लीनियर डेंसिटी ज़्यादा होगा। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है कि आपका 1 मीटर में एक यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में कितना मास है। तो अगर आप, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रस्सी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, कितनी भी बड़ी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। लीनियर डेंसिटी देखने के लिए आपको 1 मीटर का ही लेंथ लेना होता है। तो अगर आपकी रस्सी जो है वो पतली है तो इस 1 मीटर में मास कम होगा। अगर आपकी रस्सी मोटी हो जाए तब इसी 1 मीटर में क्या हो जाएगा, मास ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने सेम रस्सी मतलब सेम मटेरियल का रस्सी लिया है तो इसका म्यू ज़्यादा है और इसका म्यू कम है। ये समझ में आता है, लीनियर डेंसिटी का एक्चुअली में ऐसा मतलब होता है। तो अब इसका मतलब साफ है कि अगर आपका लीनियर डेंसिटी ज़्यादा रहा तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी,
लीनियर डेंसिटी कम रहा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा मोटा रस्सी आप लोगे फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का कम होगा, अगर आपने रस्सी पतला लिया है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रूट ऑफ टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब रस्सी को जितना टाइट रखोगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी ज़्यादा होगी। रस्सी लूज रहेगी, ज़्यादा टाइट नहीं रहेगी, लूज तो नहीं रहना चाहिए। अगर रस्सी का जो आपने जो उसको टाइट कर रखा है अगर वो कम है, मतलब टेंशन कम है मतलब जो उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कम होगी, समझे। चलिए लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी पे, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√μ। कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, इफ L एंड T आर कांस्टेंट। इस बार L और T कांस्टेंट होगा चलो ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, n इज इक्वल टू k/√μ। तो √μ यहाँ चला आएगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि n इंटू √μ, √μ यहाँ आ जाएगा, n इंटू √μ विल बी k एंड दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो n1√μ1 विल बी इक्वल टू n2√μ2। अब इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व किया हुआ है तो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो आपकी जो रस्सी है इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पे इसको फिक्स कर दो, n इंटू म्यू जो है वो आपका कांस्टेंट है, इसी को पकड़ के हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक पार्ट तो आपका खत्म हो गया, इसी में थोड़ा सा और इसका डिस्क्रिप्शन दे के रखा है, तो वो देखते हैं क्या है। जैसे मान लो आपकी रस्सी है, ये रस्सी जो है आप मान के चल सकते हो कि एक सिलेंड्रिकल रस्सी होता है। मतलब हम जनरली मान के चलेंगे हमारी जो रस्सी है उसका जो शेप है वो एक सिलेंडर जैसा, रॉड जैसा है। रॉड भी कैसा है, सिलेंड्रिकल रॉड जैसा है, समझे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर मैं म्यू की बात करूँ इन केस म्यू, तो म्यू क्या होता है, मास, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ। अब देखो इसको मास मतलब स्मॉल m ले लेता हूँ मैं, अपॉन लेंथ ले लेता हूँ। मास जो होता है, देखो अगर मैं इसे डेंसिटी के टर्म्स में लिखता हूँ तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन एल। सो म्यू इज इक्वल टू डेंसिटी, नेक्स्ट पे देखते हैं। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये वॉल्यूम जो होता है वो इसका एरिया होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। जो भी सिलेंडर है उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। तो अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे सिलेंडर है तो उसका बेस का एरिया लो, जो कि एक्चुअल में पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कुलर एरिया होता है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ सिलेंडर की, तो इसका बेस का एरिया क्या है, यही सर्कुलर एरिया ए, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट यहाँ पे लेंथ है। तो v की जगह पे क्या आ जाएगा, AL आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे v की जगह पे AL लिख दूँ अगर, तो L और L हो जाएगा कैंसिल। अब म्यू का वैल्यू रो इंटू ए अगले पेज पे, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो इंटू ए। अब ए क्या है बताओ, एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला जो हिस्सा है वो आप देख सकते हो एक सर्कल है। तो सर्कल है, इसका मतलब क्या, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर जो है वो इसका रेडियस होगा। इतना लिख दिया आपका म्यू का वैल्यू। अब उसके बाद इक्वेशन 1 पे चलते हैं, फ्रॉम 1 जो हम लोगों ने जहां तक खत्म किया था। n रूट ऑफ म्यू कांस्टेंट है, n रूट ऑफ म्यू कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट लिख दो। तो यहां पे अब इसके बाद म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। म्यू का वैल्यू क्या है, अंडर रूट रो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसको लिख दो फ्रॉम 1 देन n रूट ऑफ रो पाई। अब देखो आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो आर बन जाएगा, बाकी अंडर रूट रो और पाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो रो और पाई अपने आप में कांस्टेंट है, तो उसे अगर मान लो आप कांस्टेंट के पास भेज दोगे नीचे लाके अपॉन रो पाई, तो कांस्टेंट है। और डेंसिटी भी जो है आपके रस्सी का कांस्टेंट ही होगा, हर जगह पे सेम ही होगा। हमें वैसी रस्सी ही लेनी है जिसका डेंसिटी हर जगह पे सेम है। पाई भी अपने आप में कांस्टेंट है, तो ये फिर से एक नया कांस्टेंट बन जाएगा और हम लिख सकते हैं एन आर इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आर आ जाएगा। अब देखो आर नीचे आ गया है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा अगर डेंसिटी कांस्टेंट ना हो तो एक काम करते हैं, डेंसिटी को कांस्टेंट नहीं मानते हैं,
ठीक है, यहाँ से, क्योंकि अगर आपने रस्सी बदल दी तो आपका डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सिर्फ रूट ऑफ पाई को कांस्टेंट मानते हैं, तो उसको ऐसे लिख देंगे एन आर रूट ऑफ रो रूट ऑफ पाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और रूट ऑफ पाई को वहाँ भेज दो, तो एन आर रूट ऑफ रो इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पाई हो जाएगा। अब ये अपने आप में एक नया कांस्टेंट आ गया, तो एन आर रूट ऑफ रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट को तुम कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो तो कांस्टेंट ही होगा। एन और रूट ऑफ रो को नीचे भेज दो, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन आर रूट ऑफ रो। अब दोनों जो है डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब साफ है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके रूट ऑफ रेडियस के, सॉरी रूट नहीं है यहाँ पे, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस मतलब क्या, अगर सपोज करो रेडियस ज़्यादा है, ये आपका वायर है, इस वायर का ये रेडियस है, रेडियस ज़्यादा है इसका मतलब आपका वायर मोटा है, वायर मोटा होगा इसका मतलब आपका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। डेंसिटी मतलब क्या, डेंसिटी मतलब आप एक हिसाब से समझ लो कि कितना भारी होगा ये। अगर मैं दो वायर लेता हूँ और दोनों वायर का लेंथ सेम रखता हूँ, सेम लेंथ रखता हूँ, अगर सपोज करो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इससे ज़्यादा भारी होगा कंपैरिजन में, समझे। तो आप समझ लो कि अगर दो सेम लेंथ का वायर आपने लिया है और एक ज़्यादा भारी है और ज़्यादा हल्का है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है भारी वाले की, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन लिखा है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, समझे। तो ये तीन लॉज है, ये तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और एक्सप्लेन करके रखा है। हालांकि लॉ आपका यहाँ पे तीनों यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि आपका जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि अगर लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी, ठीक है, अगर एल और म्यू कांस्टेंट रहा तो ये तीन लॉज, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन और आपका लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। इस सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट से अभी आपने जो तीन लॉज पढ़े हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से रिलेटेड, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इन तीनों लॉ को आप वेरीफाई कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लॉ का वेरिफिकेशन देखेंगे, और फिलहाल ये समझ लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आपका सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये क्या है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक सोनोमीटर का पूरा एक डब्बा रहता है, यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा एक ब्लॉक है और ये बॉक्स है। इस बॉक्स के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे पास दो सपोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये दो सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ पे और एक सपोर्ट यहाँ पे। इस सपोर्ट के ऊपर ये हुक यहाँ पे फिक्स कर रखा है, आप डायरेक्टली इसको यहाँ से भी फिक्स कर सकते हो। मतलब एक रस्सी लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, और इस स्ट्रिंग को दोनों सपोर्ट के सहारे, यहाँ पे एक पुली अटैच होता है, इस पुली के सहारे स्ट्रिंग को दूसरे एंड पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेट्स अटैच कर देते हैं। मतलब एक पैन अटैच किया हुआ रहता है या एक हुक अटैच किया हुआ रहता है या हैंगर, आप जो भी है, जिसमें आप वेट्स लटका सकते हो, अलग अलग वेट लटका सकते हैं हम लोग इसके अंदर, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जो भी, ऐसे इसमें स्लॉट्स बने हुए रहते हैं वेट के, जिसको आप लटका सकते हो इसके अंदर। तो ये वेट्स लटकाने का पूरा सिस्टम हमारे पास हैंगर तैयार है। अगर आप वेट ज़्यादा करोगे तो ये क्या करेगा, इस रस्सी को खींचेगा और जो आपका स्ट्रिंग है वो ज़्यादा खिंच जाएगा। ज़्यादा खींचने का मतलब होता है उसके अंदर टेंशन बढ़ जाता है। तो टेंशन अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, यहाँ पे वेट्स बढ़ा के। देखो वेट, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही टेंशन इसके अंदर डेवलप होगा। टेंशन और वेट जो है वो दोनों इक्वल होगा। टेंशन बढ़ाओगे तो उतना ही आपका वेट बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ जाएगा, वेट टेंशन के बराबर होगा, याद रखना। ये सेटअप यहाँ पे, और ये दो सपोर्ट्स है, जिस सपोर्ट के ऊपर आपका ये पूरा वायर होता है। अब आपका जो वायर बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग होता है, आपका जो स्ट्रिंग है इन दोनों सपोर्ट के बीच में, ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है यही स्ट्रिंग आपका वाइब्रेट करेगा। तो एक सेकेंड मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और ए से लेकर बी के बीच का जो इसका लेंथ है स्ट्रिंग का, यही लेंथ आपका वाइब्रेट करेगा, इतना ही लेंथ आपका वाइब्रेट करेगा ए से लेकर बी तक। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं ना, इस स्ट्रिंग के ऊपर एक छोटा सा पेपर राइडर डाल देते हैं, मतलब पेपर को वी शेप बनाते हैं, बहुत छोटा सा पेपर रहता है, वी शेप का पेपर लेते हैं और ऐसे जाके स्ट्रिंग पे फंसा देते हैं।
तो जो वी शेप का पेपर होता है उसका एक हिस्सा स्ट्रिंग के इस बगल, दूसरा हिस्सा स्ट्रिंग के उस बगल, ऐसे फंसा देते जाके, है ना। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे जाके फंसा देंगे वी शेप को। ये जो बहुत ही हल्का सा पतला सा आपका पेपर होता है और इसको हम लोग पेपर राइडर बोलते हैं, ठीक है। नाउ से यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको एक्सपेरिमेंट करना है, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ शुरू करते हैं, लॉ ऑफ लेंथ। अब आपको पता है लॉ ऑफ लेंथ क्या होता है और हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ लेंथ हमें क्या कहता है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हम लोग टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ सेम रखेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ बच्चों कब चेंज होगा, या तो आप वायर ही चेंज कर दो, म्यू की बात कर रहा हूं मैं, मास पर यूनिट लेंथ जो होगा वायर का कब चेंज होगा, या तो आप वायर ही बदल दो, कोई दूसरा वायर ले आओ किसी दूसरे मटेरियल का, या फिर मतलब वायर मतलब स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप किसी और मटेरियल का स्ट्रिंग लेके आते हो तो उसका म्यू चेंज हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो स्ट्रिंग का, उसका अगर आप उसका जो मोटापा है, थिकनेस, वो बढ़ा दो, तो मतलब पतला वायर है मोटा कर दो या मोटा वायर है पतला कर दो, तो आपका म्यू चेंज हो जाएगा। तो म्यू दो तरीके से चेंज होता है। अगर आपने दूसरा कोई मटेरियल नहीं लाया, वही सेम स्ट्रिंग है आपका, और आप उसको मोटा पतला भी नहीं कर रहे हो, तो म्यू चेंज नहीं होगा। लेंथ बड़ा छोटा करने से म्यू चेंज नहीं होने वाला है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। लेंथ आप बड़ा कर दो, छोटा कर दो, तो म्यू चेंज नहीं होगा। म्यू या तो मोटा पतला करने से चेंज होगा स्ट्रिंग को, या फिर आप स्ट्रिंग का मटेरियल बदल लो। किसी एक मटेरियल का स्ट्रिंग है, कॉटन का है, तो आप उसे किसी और मटेरियल का लेके आ जाओ, सिल्क का लेके आ जाओ। तो आप अगर मटेरियल बदलते हो या फिर उसका मोटापा बदलते हो तो ही म्यू बदलने वाला है, समझ गए। टेंशन साफ साफ आपने कितना वेट अटैच किया उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ का ये कहना है कि अगर आपने टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर डेंसिटी अगर कांस्टेंट रखा है, तो आपका फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करना चालू करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्यूनिंग फोक, किसी रबर पैड पे ट्यूनिंग फोक को बजाते हैं ऐसे, और बजाने के बाद इसके पास लेके जाते हैं, वायर के पास लेके जाते हैं। ट्यूनिंग फोर्क से निकला हुआ वाइब्रेशंस वायर में पास होता है और वायर उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है जो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है। अब मान लेते हैं ट्यूनिंग का फोर्क का फ्रीक्वेंसी जो है वो n है, ठीक है। जो भी ट्यूनिंग फोर्क है जिससे बज रहा है वो, उसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, नॉट n। स्टार्टिंग में मान लेते हैं n1 आपके ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है, राइट। इससे आपका वायर जो है वाइब्रेट कर रहा है। अब देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में, ऑसिलेशन में लास्ट में, जिसको हमने बोला था रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमने फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि एक बार देख लेना उसे, फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो लेंथ, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो वाइब्रेट कर रहा है उसका फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क उसको वाइब्रेट करवा रहा है और अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करवा रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर आपको याद होगा तो, कि जब आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन में किसी बॉडी को बाहर का कोई दूसरा चीज़ या दूसरा फोर्स उसको वाइब्रेट करवा रहा होता है, तो अगर जिस फ्रीक्वेंसी से इसे वाइब्रेट करवाया जा रहा है उसे हम लोग ड्राइवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। और इसका अपना खुद का नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी होता है, समझे, खुद का नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी है। तो हम ये देख चुके हैं कि जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो होता है 1/12√T/μ। ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ट्यूनिंग फोर्क का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसी फ्रीक्वेंसी से बेचारा मजबूर होगा वाइब्रेट करने पर, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क से निकला हुआ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस उसके पास जाएगा, उसको वाइब्रेट करवाएगा। इट इज़ अ फोर्स्ड वाइब्रेशन। जिस फ्रीक्वेंसी से उसे वाइब्रेट करवाया जाएगा वो उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा, लेकिन इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोर्क जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करवा रहा है उसे ज़बरदस्ती, वो होता है उसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दोनों अगर अलग अलग होंगे या दोनों में डिफरेंस होगा तो फिर एम्पलीट्यूड कम होगा। अगर आपको याद हो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बीच में जितना ज़्यादा गैप होता है उतना ही कम ऑसिलेशन या उतना ही कम एम्पलीट्यूड से आपका रस्सी ऑसिलेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बीच का लेंथ एडजस्ट करते हैं, और लेंथ एडजस्ट करके ये देखते हैं, ये कोशिश करते हैं
कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। और आपको पता है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई, मतलब जो फोर्स वाइब्रेशन ड्राइवर फ्रीक्वेंसी है वो इसको इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वाइब्रेट करवाए और ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए तब होता है रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस होता है तो आपका जो सिस्टम है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लग जाता है। जब ये स्ट्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लग जाएगा तो इसके ऊपर का जो पेपर राइडर रखा हुआ है वो उड़ जाता, यहाँ से उड़ जाएगा नीचे, और हम समझ जाएंगे कि रेजोनेंस हुआ है। मतलब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी रेजोनेंस होगा और उसकी वजह से रस्सी बहुत ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लग जाएगा, पेपर राइडर जो रखा हुआ है वो उड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो दोनों सपोर्ट होता है उसको इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है जिससे इसको ज़बरदस्ती वाइब्रेट करवा रहा है वो और इसके स्ट्रिंग का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो हम फिर एडजस्टमेंट करते हैं, और एडजस्टमेंट करने के बाद पता कैसे चलेगा कि दोनों सेम हो गया? जैसे उस पर रखा हुआ पेपर राइडर उड़ जाए, हम उड़ाने का ही वेट करते हैं, जैसे उसके ऊपर रखा हुआ पेपर राइडर उड़ जाए हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हुआ है रेजोनेंस, और जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की है वही सेम फ्रीक्वेंसी आपके इसकी भी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी है, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। बस हम लोग क्या करते हैं वही पता कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पता किया, हम दो चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। देखो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी में पहले से ही पता थी, हमने क्या किया, हमने ऐसा लेंथ सेट कर दिया इसमें कि उस लेंथ पे ये वाइब्रेट कर रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है यही वाला वो सेम ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। जब मैच कर गई तो इसका मतलब जो ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी है वही इसके लेंथ का फ्रीक्वेंसी होगा। बस वो फ्रीक्वेंसी हमने नोट डाउन कर डाला। वो कैसे नोट डाउन किया, ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी हमें पहले से ही पता होता है, तो हमने N1 देख लिया, और फिर यहाँ पे जो भी इसका लेंथ आया था हम लोगों ने इसके करस्पॉन्डिंग इस लेंथ को भी मेजर कर लिया और हमने L1 भी ढूंढ लिया। उसी तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और फिर कोई दूसरा ट्यूनिंग फोक ले आते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, N2 होती है। फिर से हम लोग लेंथ को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जिससे रस्सी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। मैच करते ही पेपर राइडर उड़ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर से ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी N2 नोट डाउन कर लेते हैं, और यही फ्रीक्वेंसी आपके रस्सी की भी होगी, ठीक है। और हम फिर क्या करते हैं, लेंथ वापस से मेजर कर लेते हैं, तो इस बार मान लो हमारा लेंथ L2 आता है। ऐसे फिर से हम तीसरे ट्यूनिंग फोक के साथ रिपीट करते हैं और N3 फ्रीक्वेंसी के लिए लेंथ L3 आता है। अब हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। हम क्या करते हैं कि हम लोग जो भी पहली फ्रीक्वेंसी N1 मिली थी और उसके लिए जो भी लेंथ मिला था, फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे N2 L2 इस फ्रीक्वेंसी और लेंथ को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी और लेंथ को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमें क्या पता चलता है कि तीनों आपस में सेम है। यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है N × L ये हमेशा कांस्टेंट मिलेगा आपको। आप ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बदल दो तो आपका लेंथ जो है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, और हमेशा N × L का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या, N = कांस्टेंट अपॉन L आ जाएगा। इसका मतलब N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब यही हुआ ना, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अब देखो इस दौरान हमने जो भी वेट यहाँ पे अटैच किया था उसे हमने बदला नहीं, वेट नहीं बदला, इसका मतलब T जो है वो कांस्टेंट रखा हम लोगों ने, और उसके अलावा हमने वायर भी नहीं बदला, हमने रस्सी भी नहीं बदला, हमने रस्सी बदला भी नहीं, उसको मोटा पतला भी नहीं किया, तो म्यू भी कांस्टेंट है। तो इनफैक्ट यहाँ पे T और म्यू दोनों को कांस्टेंट रखा गया था, दोनों को चेंज नहीं किया गया था। तो यही तो हमारा फर्स्ट लॉ है। हमारा फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो चुका है कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एट कांस्टेंट टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी। बस सिंपल है। सेकेंड लॉ वेरीफाई करते हैं इससे। तो सेकेंड लॉ वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, चलो देखते हैं आगे। वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या है बताओ, लॉ ऑफ टेंशन है ना। लॉ ऑफ टेंशन है।
तो सेकेंड लॉ वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, अब देखो पहले सेकेंड लॉ पे पहुंचो और सेकेंड लॉ क्या कहना चाहता है वो देखो। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ योर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। इसका मतलब इस बार हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेंशन पे कैसे डिपेंड करता है ये ढूंढना है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी म्यू ये दोनों चेंज नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इसी सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट पे आते हैं हम लोग, और इस बार हम दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ फिक्स कर देंगे। मतलब ये दो सपोर्ट यहाँ पे दो जगह पे फिक्स कर देंगे और सपोर्ट को अब हम टच भी नहीं करेंगे, हमने लेंथ कांस्टेंट रख दिया है। साथ ही साथ अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी लेके आ रहे हैं। जैसे फिर से एक ट्यूनिंग फोक लेके आए और मान लो उस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है N1, तो हमने यहाँ पे वो N1 नोट कर लिया और फिर से रेजोनेंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस बार रेजोनेंस हम लोग इसे चेंज करके नहीं करेंगे। देखो आप फ्रीक्वेंसी जो है इसका रस्सी का वो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो वेट्स अटैच्ड है उस वेट को चेंज करते हैं। या तो वेट आप ऐड करो या तो निकाल लो, समझे। तो आप क्या कर रहे हो, रस्सी का टेंशन चेंज कर रहे हो। तो एक ऐसा टेंशन आएगा या एक ऐसा वेट आएगा इसका जिससे आपका जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा। हमें हमारा मेन काम क्या होता है, जो रस्सी आपका है जो वाइब्रेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जानी चाहिए। तो पहले पार्ट में हम क्या कर रहे थे, इसके लेंथ को चेंज करके मैच करवा रहे थे। अब हम लोग वेट्स बदल के मैच करवा रहे हैं। तो एक ऐसा वेट आएगा या फिर आप बोलो एक ऐसा टेंशन आएगा जिससे क्या होगा, आपका जो ट्यूनिंग फोक है और ये जो रस्सी है दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, रेजोनेंस होगा, पेपर राइडर उड़ जाएगा। तो वो वेट आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे नोट डाउन कर लो। और मैंने पहले बताया था कि आपका जो वेट होगा वो टेंशन के बराबर होगा। तो अगर आपको वेट मिल गया इसका मतलब आपको टेंशन मिल गया। अब मान लो वो टेंशन T1 निकला, मैं फिर बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जो टेंशन होगा वो वेट के बराबर होगा। तो जो भी वेट मिला वही आपका टेंशन है और उसे आप नोट डाउन कर लो। फिर इस एक्सपेरिमेंट को दोहराओ दूसरे ट्यूनिंग फोक के साथ, दूसरे ट्यूनिंग फोक लाओ और दूसरा ट्यूनिंग फोक लगा के यहाँ पे वाइब्रेट करवाओ और उसके बाद फिर यहाँ पे वेट्स ऐड करके ये पता करो कि कौन से वेट के लिए फिर से आपका ट्यूनिंग फोक और रस्सी की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। आप फिर वो नोट डाउन कर लो। तो इस बार जो आपने फ्रीक्वेंसी लाया था N2 उसके लिए टेंशन लगा T2 या वेट लगा T2। उसी तरह से फिर तीसरे फ्रीक्वेंसी के साथ या तीसरे ट्यूनिंग फोक के साथ भी ऐसा करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी N3 है और आपने जो भी वेट इस बार अटैच किया रेजोनेंस के लिए वो मान लेते हैं जो भी वेट आया वो टेंशन T3 के बराबर हो जाएगा। तो आपको वेट नोट डाउन करोगे मतलब आपको टेंशन मिल गया है। तो ऐसे 3 केसेस आपने किए। अब आपको देखो क्या करना है, जितने भी टेंशन आपने लिए हैं उसका सबका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लो, सबका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो T1 T2 T3 का। और फिर आपको क्या करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी था उस टेंशन के लिए उस फ्रीक्वेंसी को स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन से डिवाइड कर देना है। सेकेंड केस में भी क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को टेंशन के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देना है। तीसरे केस में भी क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को टेंशन के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देना है। और ये जो रेशियो है वो आपको पता चलेगा जब आप देखोगे तो ये तीनों का वैल्यू आपको सेम मिलेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन का जो रेशियो है वो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ टी। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ टी मतलब n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, ऐसा लिख सकते हो आप, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। और इस दौरान बच्चों हम लोग ने क्या चेंज नहीं किया बताओ, हमने लेंथ फिक्स रखा था तो लेंथ चेंज नहीं किया, ठीक है। और रस्सी भी फिक्स ही था ना, रस्सी भी चेंज नहीं किया मतलब म्यू भी चेंज नहीं किया। तो L और म्यू इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट था। सिंपल बात है, समझ गए। वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ, तीसरे लॉ पे वेरीफाई करते, देखो वेरीफाई हो गया ना। सेकेंड लॉ यही है ना आपका, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अगर लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी आपका कांस्टेंट होता है तो, ठीक। थर्ड लॉ पे चलते हैं और वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ इसकी बात करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है बताओ, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी।
अब लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी पहले क्या कहती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी हमें ये कहती है कि आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो लीनियर मास डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी पर ध्यान देना है। अब देखो मैंने आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ा, लेकिन थर्ड लॉ जो है उसमें थोड़ा सा घपला किया हुआ मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो बुक में लिखा है पता नहीं किस तरीके से और कैसे लिख दिया है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ। जो मुझे सही लग रहा है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने किसी तरीके से वहाँ पे लास्ट में लिख दिया लेंथ ऐसा कुछ यूज़ करके, लेकिन मुझे शायद लग रहा है कि वो चीज़ सही नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और आई एम नॉट श्योर कि ये वाला जो वेरिफिकेशन है वो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता भी है तो मेरे हिसाब से वो लॉ ऑफ लेंथ, सॉरी अपना जो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, 3 लॉज जो पढ़ा था, शायद वो पूछेंगे। वो ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, पर मुझे नहीं लगता कि शायद वेरिफिकेशन या सोनोमीटर का कोई एक्सपेरिमेंट पूछेंगे आपसे। स्टिल जो बता रहा हूँ आप लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेकेंड लॉ वेरीफाई हो गया, थर्ड लॉ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ। तो जिसको भी भाई आउट ऑफ चाहिए, पूरा चाहिए, तो वो रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता कब क्वेश्चन घूम जाए, तो आप पूरा पढ़ डालना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में किस तरीके से वेरीफाई करोगे, आपको फिर से यहाँ पे हम यहाँ पे देखो थर्ड लॉ में हमको क्या चेंज नहीं करना है। थर्ड लॉ में हमें लेंथ चेंज नहीं करना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग वो भी चेंज नहीं करना है, हमको सिर्फ म्यू चेंज करना है। तो इस केस में आपको लगेंगे 2 वायर्स, याद रखना इस एक्सपेरिमेंट में आपको 2 वायर्स लगेंगे। आप 3 वायर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 वायर्स तो आपको लगेगा इसके अंदर। तो अगर मैं 2 वायर्स लेके आता हूँ तो आपको क्या करना है, दोनों वायर्स का, तो वायर 1 और वायर 2 ऐसे 2 वायर्स आप लेके आओ। तो दोनों का लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग होगा, एक का μ1 होगा और दूसरे का μ2 होगा। दोनों का लेंथ हमें सेम रखना है, दोनों का लेंथ सेम रखना है और दोनों के अंदर का टेंशन भी सेम रखना है, ये बात ध्यान रखना आप। लेंथ तो सेम रख दोगे अगर सपोर्ट्स को फिक्स कर दोगे तो, और अगर टेंशन सेम रखना है तो टेंशन सेम रखने के लिए क्या करोगे, आप वेट सेम रखोगे दोनों केस में, है ना। तो आप क्या करो, पहला ट्यूनिंग फोक लेके आ जाओ और पहले ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी ट्यूनिंग फोक अगर आप यूज़ कर रहे हो उस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं N1 है ठीक है। और या फिर आप इसमें एक काम और कर सकते हो, आप काम ये करो कि आप पहले तो N1 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक N1 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक ले लिया, हमारा काम क्या है, रेजोनेंस करवाना। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हम यहाँ पे कुछ वेट्स अटैच कर देते हैं जिससे हम इसके अंदर टेंशन आ जाएगा, और यहाँ पे इसका कुछ लेंथ यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब देखो आपने ट्यूनिंग फोक लिया है N1 और उस हिसाब से आप क्या करो कि इसका कुछ ना कुछ टेंशन यहाँ पे, कुछ ना कुछ यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस करो और कुछ ना कुछ यहाँ पे आप एक काम करो, इसका लेंथ फिक्स कर दो। इतना लेंथ फिक्स कर दो कि भाई आपका इसका जो है ट्यूनिंग फोक के साथ रेजोनेंस हो जाए। तो हम क्या करते हैं, वो लेंथ और वो टेंशन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। मैं पहले ट्यूनिंग फोक की बात कर रहा हूँ, पहला ट्यूनिंग फोक आपने यूज़ किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वायर 1 यूज़ करेंगे। तो वायर 1 का कुछ ना कुछ आपका म्यू होगा, उसे μ1 ले लेंगे और हमने एक पर्टिकुलर लेंथ लिया और एक पर्टिकुलर टेंशन लिया स्ट्रिंग में जिससे रेजोनेंस हो जाए, ठीक है। अब याद रखना अगले पार्ट के लिए जब नेक्स्ट आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो इस L और T को चेंज नहीं करना है, हमको म्यू चेंज करना है। तो हमारा ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी N1 थी उसके लिए रेजोनेंस हुआ और हमारा मास पर यूनिट लेंथ जो वायर का हमने पहला वायर यूज़ किया था उसका μ1 है, लेंथ और टेंशन हमने L और T रखा है। अब एक काम करो, दूसरा वायर ले आओ, वहीं पे दूसरा वायर बिछा दो। दूसरे वायर का ध्यान रखना, दूसरे वायर का म्यू अलग होगा, मतलब लीनियर मास डेंसिटी अलग होगा, लेकिन हमें दूसरे वायर का लेंथ और टेंशन उतना ही रखना है। मतलब आपको वेट चेंज नहीं करना है, तो टेंशन वही होगा और आपको लेंथ भी उतना ही रखना है, सपोर्ट भी वही फिक्स करके रखना है। अब आप ऐसी ट्यूनिंग फोक कहीं से ले आओ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली बुक में मेरे हिसाब से सही नहीं दिया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट हो जाता है और कई जगह पे सर्च किए तो इसे पढ़ाया नहीं गया था, 2 खाली वेरिफिकेशन किया गया था। और जहाँ किसी ने पढ़ाया भी है वो उन्होंने क्या किया, जो बुक में लिखा वही उन्होंने समझा दिया, एक्सप्लेनेशन कुछ दिया नहीं, जो कहते हो वैसे ही समझा दिया, पर मेरे हिसाब से शायद वो सही नहीं है। तो सेकेंड केस में आपको क्या करना है, आपने वायर 2 ले लिया, वही सेम लेंथ रखना है, वही सेम टेंशन रखना है, वेट रखना है और आपको क्या करना है, एक ऐसा
ट्यूनिंग फोक ढूंढना है कहीं से जिसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो कि रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाए। मतलब ये म्यू वायर बिछा के लेंथ और टेंशन फिक्स करके आपको एक ऐसी ट्यूनिंग फोक ढूंढनी है जिस ट्यूनिंग फोक को आप यहाँ पे रखोगे तो रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, मतलब आपको ट्यूनिंग फोक अब ढूंढना पड़ेगा जिससे यहाँ पे रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाए। और आपका वो ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं N2 है सेकेंड केस में। समझ गए? इतना एक्सपेरिमेंट होने के बाद आपको अब क्या करना है, देखो आपको दोनों वायर का जो म्यू है, मास पर यूनिट लेंथ है, उसका आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। और जब रूट कैलकुलेट करके हो जाए तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको फ्रीक्वेंसी लेना है ट्यूनिंग फोक का और उसके जो करस्पॉन्डिंग आपका म्यू का वैल्यू था या रूट ऑफ म्यू आपने कैलकुलेट किया था उसको उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही सेकेंड फ्रीक्वेंसी के साथ भी करना है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी N2 लो और रूट ऑफ म्यू2 से मल्टीप्लाई करो। आप देखोगे कि दोनों का वैल्यू इक्वल आया। आप तीसरा ट्यूनिंग फोक भी ले सकते हो, उस केस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन दो ट्यूनिंग फोक के साथ हम काम चला लेंगे। इसका मतलब n रूट ऑफ म्यू का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आएगा। ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये इस केस में कांस्टेंट आता है, n रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब n रूट ऑफ म्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है n इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन रूट ऑफ म्यू। इसका मतलब क्या है? रूट ऑफ म्यू नीचे चला गया, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने लेंथ और टेंशन सेम रखा था। if L and T are constants, ठीक है, अगर लेंथ और टेंशन अगर हम कांस्टेंट रखें तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी मास पर यूनिट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, लीनियर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो ये तीसरा लॉ है और इस तरीके से आप तीसरा लॉ भी वेरीफाई कर सकते हो। समझ गए? तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने तीनों लॉज को वेरीफाई कर लिया है।